तो गाइज मैं आपके लिए एक नया और मज़ेदार नॉवल लेके आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस नॉवल को एडिट और अनुवाद मैंने किया है। धन्यवाद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। अगर आपको कहानियाँ पसंद है तो मेरे चैनल पर हमेशा बेहतरीन कहानियाँ अपलोड होती है और रहेगी, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज है या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। 6 यंगजहॉ फ्राइड राइस की एक प्लेट खाने के बाद रुद्र वहां बैठा अंतर महसूस करने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, इन कीमती सामग्रियों से बने फ्राइड राइस में सिर्फ शानदार स्वाद ही नहीं था, सबसे सीधा असर थकान को शांत करना था। सुबह यंगजहॉ फ्राइड राइस की 2 प्लेट बनाने से होने वाली थकान उस प्लेट के बाद गायब हो गई थी। उसे पूरे शरीर में गर्मी और रेड बुल पीने के बाद से ज्यादा जोश महसूस हुआ। ये चावल की वजह से ही हुआ होगा। मैं हर दिन 3 बार चावल खाऊंगा, इसलिए मेरी ताकत लगातार बढ़ती जाएगी, रुद्र ने सोचा। इन सामग्रियों में जीवन के झरने से सींचे गए चावल से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं था। एमी, उस इंद्रधनुषी फ्राइड राइस को खाने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? रुद्र ने एमी को देखते हुए पूछा। उसकी नसों में आधा योगिनी का खून बह रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि चावल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि फ्राइड राइस बहुत स्वादिष्ट है। एमी ने अपना कटोरा मेज पर रखा और जीभ निकालकर मुंह के कोने पर रखे चावल चाटने लगी, जबकि उसने रुद्र की ओर देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। रुद्र आश्चर्यचकित हुआ और फिर मुस्कुराया। उसके उत्तर में कुछ भी गलत नहीं था। उसने फिर पूछा, अच्छे स्वाद और अच्छे दिखने के अलावा क्या तुम्हें कहीं अस्वस्थता महसूस हो रही है? मेरा शरीर। एमी ने कुछ देर सोचा और अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर सिर हिला दिया। कहाँ? तुरंत रुद्र अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और थोड़ा आगे झुककर एमी को देखने लगा। उसका चेहरा थोड़ा चिंतित था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में आग जल रही है। ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन अब जितना नहीं। मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। पिताजी, एमी को क्या हुआ? एमी ने रुद्र की ओर देखा, थोड़ा उलझन में। उसका चेहरा पहले से ही थोड़ा लाल हो गया था, लेकिन वह अभी भी शांत दिख रही थी। फिर भी रुद्र थोड़ा डरा हुआ था। उसने सोचा था कि जीवन के झरने से सींचे गए चावल एमी के लिए बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि वह आधी एल्फ थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा था। इसके बजाय उसके अंदर कुछ बुरा हो रहा था। एमी के लाल चेहरे को देखकर रुद्र कुछ भी नहीं सोच पाया। ये किसी बच्चे के सामान्य बुखार या सर्दी जैसा कुछ नहीं था, और उसे अपने पूर्ववर्ती की यादों में कोई समाधान नहीं मिला। उसने देखा कि उसका चेहरा लाल होता जा रहा था और अचानक उसे कुछ याद आया, और फिर उसने एमी का हाथ पकड़ा और कहा, अब मेरे साथ आओ एमी, हम गृह मंदिर जा रहे हैं। लेकिन एमी ने अपना हाथ वापस खींच लिया और अपना सिर हिला दिया। पिताजी, मुझे लगता है कि मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने अपना दाहिना हाथ अपने सामने उठाया, हथेली ऊपर की ओर थी जैसे कि कुछ पकड़े हुए हो। रुद्र ने एमी को देखा, थोड़ा उलझन में। एमी, तुम क्या कर रही हो? अचानक उसकी हथेली से एक नीली बैंगनी आग उठी और तुरंत आधा मीटर ऊपर चली गई। इसके भयानक तापमान ने हवा को भी थोड़ा विकृत कर दिया। अनजाने में रुद्र लगभग 2 कदम पीछे गिर गया और यहाँ तक कि कुर्सी भी उसके द्वारा गिरा दी गई। उसने एमी की हथेली में नीली बैंगनी आग को देखा, जो धीरे धीरे उछल रही थी, और उसकी लौ को एक छोटे नीले बैंगनी आग के गोले में कम होते देखा। एमी, क्या तुम्हें चोट लगी है? रुद्र ने तुरंत पूछा। आग का गोला एमी के हाथ से भी छोटा था, लेकिन इसकी गर्मी थोड़ी भयानक थी। वह इसमें खतरे को महसूस कर सकता था और एमी के बारे में चिंतित था, लेकिन वह करीब नहीं जा सकता था, इसलिए वह और अधिक चिंतित हो गया। एमी ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे की लाली बहुत कम हो गई थी। उसने अपने हाथ में आग के गोले को ऐसे देखा जैसे वह कोई दिलचस्प खिलौना हो, और फिर वह उत्साहित होकर बोली, पिताजी, मैं ठीक हूँ। इस आग के गोले को देखो, ये बहुत प्यारा है। क्या ये जादू है? रुद्र ने राहत की सांस ली। एमी का चेहरा सामान्य होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि इस आग के गोले ने उसके शरीर के अंदर की गर्मी और बेचैनी को संतुलित कर दिया था। हालांकि नीले बैंगनी रंग के आग के गोले को देखते हुए रुद्र ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। उसे यकीन नहीं था कि यह जादू है या नहीं। क्या सामान्य आग के गोले के जादू की लौ आग की तरह लाल नहीं होनी चाहिए? एमी ने रुद्र को अपनी आंखें सिकोड़ते हुए देखा और थोड़ा डर गई। उसने अपना हाथ हिलाया और आग का गोला तुरंत बुझ गया। फिर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, अपना सिर नीचे कर लिया जैसे उसने कुछ गलत किया हो, और कहा, कृपया नाराज न हो पिताजी। एमी, गलत है। मैं कभी यह नहीं कहूंगी कि मैं फिर कभी जादू सीखना चाहती हूँ। फिर उसने रुद्र की ओर देखा। उसका छोटा सा चेहरा पहले से कहीं ज्यादा दुखी था। क्या? एमी के अचानक व्यवहार से रुद्र एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसे जल्द ही पता चल गया कि उसके पूर्ववर्ती की याद में ऐसा क्यों हुआ था। वे कौन थे? इसे छिपाने के लिए और एमी की रक्षा के लिए उसके पूर्ववर्ती ने कैस सिटी में आने के बाद से खुद को कम प्रोफाइल रखा था। बाहर जाते समय एमी को अपने कानों को ढकने के लिए टोपी पहननी पड़ती थी, ताकि किसी को पता न चले कि वह आधी एल्फ है।
इसलिए जबकि उसने बचपन से ही जादू में बहुत रुचि दिखाई थी, उसे जादू से जुड़ी किसी भी चीज से सख्ती से दूर रहने के लिए कहा गया था। उसे जादू सीखने की तो बात ही छोड़िए। एमी को देखकर, जो दुखी थी, अपना सिर झुकाए हुए थी, रुद्र अपने दिल की पीड़ा को महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसके पूर्ववर्ती ने अपना सिर नीचे करके एमी को सामान्य जीवन जीने देना चाहा था। वह समझ सकता था कि वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे उसका तरीका पसंद था। एमी के स्वभाव को दबाना कुछ ऐसा था जो वह कभी नहीं करेगा। इसके अलावा उसकी नज़र में चुप रहना गलत नहीं था, लेकिन अगर कोई स्वेच्छा से औसत दर्जे को स्वीकार करता है तो खुद को सांत्वना देना एक झूठ था। अपने पिछले जीवन में उसने इसके बारे में पढ़ा था। औसत दर्जे का होना डरावना नहीं था। डरावनी बात यह थी कि एक औसत दर्जे के जीवन के बाद भी कोई खुद से कहता है कि सादा जीवन ही सच्चा जीवन है। रुद्र प्रताप का जीवन सामान्य से बहुत दूर था, लेकिन वह एमी को सामान्य जीवन जीना चाहता था जिसे रुद्र स्वीकार नहीं कर सकता था। मनुष्यों के सबसे शक्तिशाली शूरवीर और कल्पित बौनों की राजकुमारी की संतान, क्या वह प्रतिभाशाली हो सकती है? आखिरकार अभी अभी फायरबॉल जादू में एमी ने खुद महारत हासिल की थी। अपने पूर्ववर्ती की यादों के आधार पर वह अपने जीवन के चरम पर भी इस तरह के फायरबॉल का सामना नहीं कर सकता था। एमी घबराहट में अपनी तर्जनी से छेड़छाड़ कर रही थी, उसका सिर झुका हुआ था। ये देखकर रुद्र का दिल तुरंत नरम पड़ गया। कितनी प्यारी लड़की है, बेशक वह जो चाहे कर सकती है, बाकी सब कुछ संभालना मेरी जिम्मेदारी है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, एमी अपना सिर उठाओ और मेरी तरफ देखो। एमी एक पल के लिए झिझकी और फिर रुद्र की तरफ देखा। पिताजी, एमी नहीं सीखेगी। हालांकि आज के पिता बहुत दयालु और सौम्य थे, फिर भी उसे उनका गुस्सा भरा चेहरा याद था जब उसने कहा था कि वह पिछली बार जादू सीखना चाहती है। वह अपने पिता को नाराज या दुखी नहीं करना चाहती थी। नहीं एमी, रुद्र ने मुस्कुराते हुए बीच में टोका। उसकी आंखों में देखते हुए उसने गंभीरता से कहा, आज से मैं तुम्हें जादू सीखने से मना नहीं करूंगा। जब रेस्तरां चालू हो जाएगा और हम कुछ पैसे कमा लेंगे तो मैं तुम्हें जादू सीखने के लिए गृह मंदिर भेजूंगा। एमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। सच में? फिर उसने रुद्र की ओर देखा, आश्चर्यचकित और थोड़ा संदिग्ध। बेशक, रुद्र ने सिर हिलाया, लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है क्योंकि रेस्तरां आज ही खुला है। पिताजी, आप सबसे अच्छे हैं। एमी आपसे प्यार करती है। इससे पहले कि रुद्र अपनी बात पूरी कर पाता, एमी पहले ही अपनी कुर्सी से फिसल गई, उसकी बाहों में कूद गई, उसका चेहरा पकड़ लिया और उसे चूम लिया। फिर उसने रुद्र की ओर देखा और गंभीर भाव से कहा, एमी एक बहुत शक्तिशाली जादूगरनी बनेगी और पिता की रक्षा करेगी। यह मेरी इच्छा है। रुद्र ने एमी की आंखों में देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, मुझे यकीन है कि एमी यह कर सकती है। फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा, तो चलो पहले रेस्तरां खोलते हैं। मैमी रेस्तरां, हमारा रेस्तरां। ठीक है, एमी ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। वह रुद्र से उतरने ही वाली थी, लेकिन फिर वह तुरंत रुक गई। उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं जब उसने उसे देखा। पिताजी, आप एमी को अपनी बाहों में पकड़ सकते हैं। आप एमी को अपनी बाहों में पकड़ सकते हैं। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। एमी की याद में वह केवल बिस्तर पर ही अपने पिता की बाहों में आराम कर सकती थी और उसे कभी भी उनके द्वारा गले नहीं लगाया गया था। वह जानती थी कि यह उनके शरीर की वजह से था, लेकिन वह हमेशा गले लगाए जाने की भावना का अनुभव करना चाहती थी। किसने सोचा होगा कि आज वह अपना छोटा सा सपना पूरा कर लेगी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए एमी की प्यारी सी नाक को छुआ, सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं आखिरकार एमी को अपनी बाहों में पकड़ सकता हूँ। मैं तुम्हें उठा भी सकता हूँ और राजकुमारी की तरह गले भी लगा सकता हूँ। तुम जो भी मुझसे करवाना चाहोगी मैं करूँगा। एमी को अपनी बाहों में पकड़े हुए वह भी बहुत उत्साहित था। निश्चित रूप से शरीर मेरी पहली प्राथमिकता है। मुझे यह मिशन पूरा करना है। मैं उस स्थिति में वापस नहीं जाना चाहता जहाँ मेरे लिए चलना भी मुश्किल हो। एमी ने अपना चेहरा रुद्र की छाती से लगाया, उसे एक छोटी सी बिल्ली की तरह चूमा और खुशी से कहा, पिताजी, आप सबसे अच्छे हैं। रुद्र ने थोड़ी देर के लिए उस छोटी सी चीज को शांत किया। उसे थोड़ी राहत मिली क्योंकि उसने ये सुनिश्चित कर लिया था कि एमी के साथ कुछ भी गलत नहीं है, सिवाय उस नीली बैंगनी आग के जो उसने छोड़ी थी। इसके अलावा एमी ने इसे रुद्र के लिए प्रदर्शित किया था। वह अब कभी भी उस नीले बैंगनी आग के गोले को छोड़ सकती है और वह इसे केवल एक विचार से कर सकती है। किसी मंत्र या समय की आवश्यकता नहीं थी। उसके पूर्ववर्ती को भी जादूगरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और यहाँ तक कि कल्पित बौनों की रहस्यमयी राजकुमारी भी उसकी याददाश्त में अस्पष्ट थी। रुद्र को उसकी शक्ल भी याद नहीं थी। उसे बस उसे एक शक्तिशाली जादूगर के रूप में स्पष्ट रूप से याद था। ऐसा लगता है कि उसे अपनी माँ से जादू की प्रतिभा मिली है। तुरंत आग के गोले का जादू, उसकी प्रतिभा अच्छी होनी चाहिए। बस अब वह इसे अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती। रुद्र ने अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए सोचा। उसके पूर्ववर्ती की चिंताएं गलत नहीं थीं। अगर कल्पित बौनों को पता चल गया कि वह वास्तव में कौन है, तो वह कल्पना नहीं कर सकता था कि क्या होगा। चाहे उसे खतरे में डालना हो या उसे दूर ले जाना हो, यह उसके लिए अस्वीकार्य था। गृह मंदिर को पीछे रख देना चाहिए। शायद मुझे पहले एक ज्यादा भरोसेमंद जादूगर ढूंढकर उसे पहचान लेना चाहिए, रुद्र ने सोचा। वह एमी को जादू सिखाने में जल्दबाजी नहीं करना चाहता था।
उसे इस बारे में पूरी तरह से सोचना था। रुद्र ने मेज पर काले चमड़े के कवर वाला मेन्यू उठाया। चमड़ा बहुत चिकना था। उसने उसे खोला। एक सादे हल्के भूरे रंग के कागज के ऊपरी बाएं कोने पर उसे काले रंग से लिखे शब्दों की एक पंक्ति मिली। यंगज़हॉ फ्राइड राइस 600 तांबे के सिक्के प्रत्येक, सादा और सरल लेकिन स्टाइलिश। इस सिस्टम का स्वाद बुरा नहीं है। रुद्र ने संतुष्ट होकर मेन्यू बंद कर दिया। पिताजी, क्या आज हमारा रेस्टोरेंट वाकई खुल गया है? रुद्र के बगल में खड़ी एमी ने पूछा। हाँ, दरवाज़ा खोलने का मतलब है कि हम काम करना शुरू कर देंगे। आशा है कि आज हम रेनबो फ्राइड राइस की कई प्लेटें बेच पाएंगे। रुद्र मुस्कुराया और एमी के बालों को सहलाया और फिर उसने उसका छोटा सा हाथ थामा और दरवाजे की ओर चल पड़ा। रुद्र ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, गहरी सांस ली और उसे बाहर की ओर जोर से धकेला। दरवाजे पर लटकी 2 छोटी घंटियां 2 बार बजी और फिर दरवाज़ा खुल गया। शुरुआती शरद ऋतु की गर्म धूप दरवाजे के बाहर खड़ी 2 बहुत अलग आकृतियों पर पड़ रही थी, एक बड़ी और एक छोटी, जिससे पीछे रेस्तरां के फर्श पर 2 लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। वहां खड़े होकर रुद्र ने ऊपर लटके साइन बोर्ड को देखा, जिस पर काले रंग में 2 बड़े शब्द लिखे थे, एमी रेस्तरां। एमी का हाथ थामे उसने खुद से कहा, फिर से जिंदा होना अच्छा लग रहा है। पिताजी, आप क्या कह रहे थे? एमी ने रुद्र की ओर देखा, थोड़ा हैरान। मैं कह रहा था, एमी, तुम्हारा होना अच्छा है। रुद्र ने उस छोटी सी चीज को देखा जो उसकी कमर से भी छोटी थी, प्यार से मुस्कुरा रही थी। पिताजी, तुम्हारा होना भी अच्छा है। एमी खुशी खुशी मैग के चारों ओर 2 चक्कर लगाती रही और फिर अपने हाथों को मुंह के सामने तुरही की तरह बनाते हुए चौक की ओर चिल्लाई, हमारा रेस्टोरेंट खुल गया है। आओ और यहाँ खाओ, हमारे पास बहुत स्वादिष्ट रेनबो फ्राइड राइस है। रुद्र ने अपनी छोटी बच्ची को देखा और एक अनिच्छुक लेकिन खुश मुस्कान दी। वह अंदर से भी बहुत खुश था। उसने एडेन स्क्वायर की ओर देखा। सुबह का समय था और अभी तक बहुत से लोग नहीं थे। घास के मैदानों पर कुछ ही दूरी पर नुकीले दांतों वाले 2 बड़े और नंगे सीने एक दूसरे से भिड़ रहे थे। थोड़ा आगे 2 व्यवसायी जैसे इंसान एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बातें कर रहे थे। एक लंबा एल्फ अपनी पीठ पर एक लंबा धनुष लिए तेजी से आगे बढ़ा। उसके पीछे 2 जिज्ञासु ट्रोल बच्चे थे। रुद्र ने ये सब थोड़ा आश्चर्य से देखा, जबकि उसने अपने पूर्ववर्ती की याद में हर प्रजाति का चेहरा देखा था। जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा तो उसे जो झटका लगा वह बिल्कुल अलग था। शक्तिशाली ऑक, चालाक भूत, लंबे समय तक जीवित रहने वाले कल्पित बौने। ये सब अचानक इतना वास्तविक हो गया था और उसे सचमुच लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। एमी के साथ यहाँ एक आसान और आरामदायक जीवन जीना जितना उसने सोचा था उतना आसान नहीं लग रहा था। रुद्र ने एक भान उठाए और अपने रेस्तरां को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। चूंकि रेस्तरां इस अराजकता शहर में स्थापित किया गया था, जाहिर है ये केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं था। आखिरकार कल्पित बौने, विशाल ड्रैगन और राक्षस बहुत अधिक धन रखने के लिए प्रसिद्ध थे। अदन स्क्वायर अराजकता शहर के केंद्र में स्थित था। जब उन्होंने शहर का निर्माण किया तो अदन स्क्वायर के चारों ओर की इमारतों को गोल चौकोर के चारों ओर अर्धचंद्राकार आकार में व्यवस्थित किया गया था। ये दक्षिण की ओर खुला था। इस अर्धचंद्राकार के एक छोर से दूसरे छोर तक हजारों विभिन्न दुकानें, रेस्तरां, फौज, रेड लाइट जिले, अखाड़े, जादू की दुकानें थीं। कोई भी दुकान यहाँ मिल सकती थी जब तक कि वह नॉरलैंड महाद्वीप पर मौजूद थी। उनके मालिक भी विभिन्न प्रजातियों के थे। हॉटकेक की दुकान का स्वामित्व लावा राक्षसों के पास हो सकता है, जो सीधे अपने हाथों पर हॉटकेक सेंकते हैं। शांति संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद प्रजातियों के बीच मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए कैस सिटी का निर्माण किया गया था। उस समय महाद्वीप सभी प्रजातियों के बीच क्षैतिज और लंबवत रूप से कई बार काटे गए पाई की तरह विभाजित था और वे एक ही चौराहे को साझा करते थे जिस पर कैस सिटी का निर्माण किया गया था। इसलिए इसे महाद्वीप का केंद्र कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चूंकि कैस सिटी हर प्रजाति की भूमि से घिरा हुआ था, इसलिए इसमें उन सभी के लिए प्रवेश प्रदान करने के लिए 8 द्वार थे। ऑक, मनुष्य, कल्पित बौने, भूत, ट्रोल, राक्षस, बौने और विशालकाय ड्रैगन जो कभी कभी खुद को दिखाते थे, एक ही शहर में एक साथ रहते थे। इस तरह की अराजक आबादी के कारण ही शहर को इसका नाम मिला। शुरुआत में अराजकता के बाद ग्रेट टेम्पल नामक एक गुप्त संगठन शहर में दिखाई दिया और व्यवस्था बनाए रखना शुरू कर दिया। साथ ही इसने धीरे धीरे शहर को आज के आकार और लेआउट में बदल दिया। अंधेरे में चलने वाले ग्रे कपड़े पहने लोग इस शहर के कानून लागू करने वाले थे। रुद्र का रेस्तरां अर्धचंद्र की पूंछ पर खड़ा था, अदन स्क्वायर पर आखिरी दुकान। चूंकि चौक का प्रवेश द्वार दूसरी तरफ था, इसलिए लोग यहाँ बहुत कम आते थे। उनके रेस्तरां के बगल में एक हथियार की दुकान थी, जिसके बारे में रुद्र को याद आया कि वह एक बौने की थी। आगे कई बंद दुकानें थीं जिनके दरवाजों पर किराए पर घर का नोटिस लगा हुआ था, और फिर एक दुकान थी जो जादुई औषधि बेचती थी, जिसके दरवाजे पर 2 पक्षियों के पिंजरे लटके हुए थे जिसमें 2 तोते अभी भी सो रहे थे। ये कहना कि यहाँ ग्राहक बहुत कम और दूर दूर तक थे, इसे हल्के में लेना होगा। ये सोचते हुए कि कोई ग्राहक उसके दरवाजे से आकर 600 तांबे सिक्के वाले यंगज़हॉ फ्राइड राइस की प्लेट ऑर्डर करने में दिलचस्पी ले सकता है, रुद्र को अचानक लगा कि यह शुरुआत बहुत कठिन थी। 7 रुद्र ने कुछ देर तक देखा और इंतजार किया, जबकि कुछ राहगीरों ने उसके रेस्तरां में कुछ दिलचस्पी दिखाई थी जिसकी विशेषताएं आसपास की दुकानों से बिल्कुल अलग थीं। उसने अभी तक किसी को भी अंदर आते नहीं देखा।
रुद्र वापस अंदर गया, मेज साफ की और बर्तन धोने चला गया, जबकि एमी काउंटर के पीछे लंबी टांगों वाली कुर्सी पर बैठी थी, अपने हाथ में नीले बैंगनी रंग की आग से खेल रही थी और इस दौरान कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। सब कुछ साफ करने के बाद रुद्र रसोई से बाहर चला गया। ये देखकर कि अभी भी किसी ग्राहक के आने का कोई संकेत नहीं था, उसने एमी के बगल में एक कुर्सी खींची और उसे आग से खेलते हुए देखा। अचानक एमी ने रुद्र की ओर देखा और पूछा, पिताजी, अगर मैं इसे बाहर फेंक दूं तो क्या ये जादूगर के जादू जैसा होगा? उसने अपना हाथ उठाया और फेंकने का इशारा किया। नहीं नहीं नहीं, रुद्र ने तुरंत अपना हाथ हिलाया। अगर वह इसे बाहर फेंकती तो भले ही रेस्तरां जलकर राख न हो जाए, लेकिन कुछ टेबल और कुर्सियां जरूर क्षतिग्रस्त हो जाती। और ये देखते हुए कि सिस्टम अपने पैसे के साथ कितना कंजूस है, शेष 2700 तांबे के सिक्के शायद क्षतिपूर्ति के लिए भी पर्याप्त न हो। चिंता मत करो पिताजी, मैं वास्तव में इसे बाहर नहीं फेंकूंगी। रुद्र के घबराए हुए चेहरे को देखकर एमी जोर से हंसी और फिर उसने अपना हाथ हिलाया और आग के गोले को बुझा दिया। रुद्र ने राहत की सांस ली। उसने एमी के सवाल के बारे में सोचा और सिर हिलाया। अगर तुम इसे बाहर फेंक सकते हो और वास्तव में लक्ष्य को मार सकते हो तो इसे आग के गोले का जादू कहा जा सकता है। एमी ने अपना सिर हिलाया, खुद के बारे में बहुत आश्वस्त नहीं थी। एमी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। चिंता मत करो, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने उसे देखा, आंखों में प्रोत्साहन भरा हुआ था। पिताजी तुम्हारे साथ तब तक अभ्यास करेंगे जब तक मैं तुम्हारे लिए एक उचित गुरु नहीं ढूंढ लेता। कोई भी जादूगर पैदा नहीं होता। एमी पहले से ही बहुत अद्भुत है क्योंकि तुम खुद ही आग का गोला बना सकती हो। मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकती हो। हाँ पिताजी, एमी कोशिश करेगी। एमी ने जोर से सिर हिलाया। फिर उसने दरवाजे की ओर देखा और थोड़ा उलझन भरे लहजे में कहा, लेकिन पिताजी, हमारे रेस्तरां में कोई क्यों नहीं आता और खाता है? आपका रेनबो फ्राइड राइस कितना अच्छा है। क्योंकि उन्होंने इसे आजमाया नहीं है, इसलिए उन्हें पता ही नहीं है कि यह इतना अच्छा है। कुछ ही समय बाद मुझे यकीन है कि लोग यहाँ खाने के लिए लाइन में लगेंगे। रुद्र मुस्कुराया, लेकिन वह अंदर से थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। 600 तांबे के सिक्के वास्तव में सामान्य लोगों के लिए बहुत अधिक कीमत थे, लेकिन कैस सिटी में कभी भी अमीर लोगों की कमी नहीं थी। हर प्रजाति में मुट्ठी भर अमीर लोग थे जो रोमांच पसंद करते थे, अक्सर इस शहर में घूमते थे और यहाँ तक कि लंबे समय तक रहने के लिए भी आते थे। आखिरकार यहाँ बौने सुंदर मानव लड़कियों की सेवा का आनंद ले सकते थे, ट्रोल्स को राक्षस स्ट्रिपर्स मिल सकते थे, यहाँ तक कि भूतों के साथ बारमेड भी हो सकते थे। केवल पैसे की जरूरत थी। यहाँ पैसे से कोई भी काम किया जा सकता है। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा ग्राहक हैं तो एमी पिताजी की मदद कर सकती है। एमी ने अपनी चमकती आंखों से रुद्र की ओर देखा। तो फिर तुम क्या कर सकती हो एमी? रुद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा। एमी पैसे इकट्ठा करने में मदद कर सकती है। मैंने दूसरे दिन टीचर लूना से अंकगणित सीखा। उसने कहा कि मैं बहुत अच्छी हूँ। एमी ने कहा मानो उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रही हो। लूना, रुद्र ने अपनी याददाश्त में खोजा और तुरंत याद आ गया। लूना क्या स्कूल में काम करने वाली एक शिक्षिका थी जिसका मालिक ग्रे टेम्पल था। उसे लगा कि वह एक छोटी लड़की है जिसे गहरे हरे रंग की पोशाक पहनना पसंद है और जो आमतौर पर दूसरों के प्रति उदासीन रहती थी, लेकिन जब वह बच्चों के साथ होती थी तो पूरी तरह बदल जाती थी। वह बहुत दयालु और मिलनसार हो जाती थी और बच्चे उससे प्यार करते थे। चूंकि एमी अपनी ट्यूशन फीस नहीं दे सकती थी, इसलिए उसे स्कूल जाने का कोई अधिकार नहीं था। हालांकि वह अक्सर कैस स्कूल जाती थी और अपने हाथों को बाहर की दीवार के ऊपर रखकर उन्हें क्लास करते हुए देखती थी। लूना उसे बहुत पसंद करती थी और अक्सर उसे अन्य छात्रों के साथ सुनने के लिए अंदर जाने देती थी। कभी कभी वह उसे अकेले पढ़ाती और उसे कुछ खाने को देती, इसलिए उसने अपने पूर्ववर्ती पर बहुत अच्छी छाप छोड़ी थी। हाँ, और अगर वे पैसे नहीं देंगे तो एमी गुस्सा हो जाएगी और उन्हें आग के गोले से डरा देगी। एमी ने सिर हिलाते हुए कहा। गुस्सा हो? एमी जानती है कि गुस्सा कैसे किया जाता है। रुद्र को उस पर यकीन नहीं हुआ। एमी ने गंभीरता से सिर हिलाया। जरूर, मैंने बगल के बौने दादा को गुस्सा करते देखा है। और फिर उसने अपने चेहरे के सामने अपनी 2 छोटी मुट्ठियां रखी और रुद्र को देखने के लिए अपनी आंखें चौड़ी की। अभी पैसे दो या मुक्का खाने के लिए तैयार रहो। पिताजी, मेरी शक्ल बहुत गुस्से वाली है ना? एमी ने उत्सुकता से पूछा, जबकि वह अपनी मुद्रा बनाए हुए थी। बहुत प्यारा। रुद्र को लगा कि उसका दिल पिघल गया है, लेकिन उसके चेहरे पर उत्सुकता देखकर उसे हंसने से बचना पड़ा और अपना सिर हिलाया। हाँ, बहुत गुस्से में। एमी ने अपने हाथ नीचे रखे और खुश होकर कहा, तो अब से पैसे इकट्ठा करने का काम एमी पर छोड़ दो। मैं निश्चित रूप से अच्छा काम करूंगा। मुस्कुराते हुए रुद्र ने सिर हिलाया। ठीक है, फिर मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। ओह, और जब मेरे पास समय होगा तो पिताजी तुम्हें दिखाएंगे कि कैसे गुस्से में दिखना है। उसने एमी को मना नहीं किया, लेकिन अब उसका रूप बहुत प्यारा था, इसलिए उसे कभी कभी उसे सावधानी से सिखाना पड़ता था, अन्यथा ग्राहक चुप नहीं रहते। फिर एमी ने रुद्र को एक कहानी सुनाने के लिए परेशान किया। उसने उसे द लिटिल मैच गर्ल की कहानी सुनाई। एमी ने बहुत दिलचस्पी से सुना, हालांकि रुद्र ने कुछ बातें जोड़ी और कुछ बातें छोड़ी। कहानी के अंत में एमी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, पिताजी, क्या भुना हुआ हंस वाकई इतना स्वादिष्ट है? रुद्र ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है। लेकिन फिर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है।
कहानी का मुद्दा रसोई की अलमारी में भुना हुआ हंस था। कहानी खत्म हो गई थी। वे काउंटर पर झुक गए, थोड़ा ऊब गए, उनकी ठुड्डी उनके हाथों के पीछे पड़ी थी, उनके आसपास की हर चीज से बेखबर। उनके चेहरों पर आश्चर्यजनक रूप से एक जैसा भाव था। रूब को पता था कि शुरुआत आसान नहीं होगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि पूरी सुबह कोई नहीं आएगा। केवल 2 राक्षस बच्चों ने कांच की खिड़की के बाहर से थोड़ी देर के लिए अंदर देखा था। दोपहर में एमी ने रूब की ओर देखा और कहा, पिताजी, एमी को भूख लगी है। रूब ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं दोपहर का खाना बनाने जा रहा हूँ। फिर वह रसोई में चला गया। ऐसा नहीं हो सकता था, वह खुद को बाहर खड़ा करके चिल्लाकर ग्राहकों को अंदर नहीं बुला सकता था। ग्राहकों के प्रति रवैये के बारे में उसने वहां बैठे बैठे ही तय कर लिया था। उपयोगकर्ता अनुभव के मामले में वह कई ऐसे लोगों से भी ज्यादा जानता था जो रेस्तरां के मालिक थे, हालांकि यह उसका पहला मालिक बनना था। आखिरकार उसने अपने पिछले जीवन में बहुत सारे रेस्तरां आजमाए थे। एक गर्मजोशी भरा रवैया लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि उन्हें महत्व दिया जा रहा है, लेकिन जो लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं वे असहज महसूस कर सकते हैं, और एक कृपालु और ठंडा रवैया निश्चित रूप से अधिकांश ग्राहकों पर एक भयानक प्रभाव छोड़ता है। बहुत दूर जाना उतना ही बुरा था जितना कि पर्याप्त दूर न जाना। इसके अलावा उसका रेस्तरां केवल एमी और उस पर निर्भर था। अगर एमी ठीक से पैसे इकट्ठा कर पाती तो वह पर्याप्त से अधिक कर सकती थी, और ग्राहकों को प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से उसकी जिम्मेदारी थी। इसलिए उनके प्रति अपने रवैये के संबंध में अपने अनुभव को समेटने और रेस्तरां की वर्तमान स्थिति पर विचार करने के बाद उसने 3 शब्दों का पालन करने का फैसला किया: दयालुता, दूरी, समानता। दयालुता वह बुनियादी सम्मान है जो ग्राहकों को दिखाया जाना चाहिए। इससे उन्हें खाने से पहले अच्छा महसूस होगा। दूरी के लिए यह इसलिए था क्योंकि रुद्र दक्षता बढ़ाना चाहता था, और क्योंकि उसे उन ग्राहकों को सहज महसूस कराना था जो अति उत्साह से स्वागत किए जाने को पसंद नहीं करते थे। और सभी प्रजातियों के लिए समानता दिखाई जाएगी। रुद्र को लगा कि जो कोई भी उसके रेस्तरां में खाना चुनता है वह उसका ग्राहक है, चाहे वह किसी भी प्रजाति का हो, वह सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। जब रुद्र ने यंगजहॉ फ्राइड राइस और चावल की 2 प्लेट के लिए सामग्री तैयार की थी तो दरवाजे पर लगी छोटी घंटियां बज उठीं। रेमी रेस्तरां, ये कहाँ से आया? मोबाइल रेस्तरां के बाहर खड़ा था। उसके कंधे पर उसकी ऊंचाई के बराबर एक भारी काला हथौड़ा लटका हुआ था। उसकी आधी नंगी लाल काली छाती पर उसकी ग्रे दाढ़ी से पसीना टपक रहा था, और उसका चेहरा जो चूल्हे पर उसी रंग में पक गया था, संदेह से भरा हुआ था। जब उसने कल दोपहर को इसे देखा तो ये सिर्फ एक जर्जर लकड़ी का घर था जिसमें एक पिता और उसकी बेटी रहते थे। वह आदमी अपंग था जो मुश्किल से चल पाता था और उससे कभी बात नहीं की थी। छोटी लड़की हमेशा ग्रे रंग की टोपी पहने रहती थी, लेकिन वह बहुत प्यारी लगती थी। कभी कभी वह उसके भट्टी के बाहर बैठ जाती और उसे हथौड़े चलाते हुए देखती। हालांकि केवल एक रात के बाद वह जर्जर लकड़ी का घर पूरी तरह से बदल गया था। यह एक बहुत ही सुंदर 2 मंजिला घर बन गया था, और पहली मंजिल की पूरी सामने की दीवार को पारदर्शी क्रिस्टल ग्लास की शीट से बदल दिया गया था। रेस्तरां की खूबसूरत सजावट बाहर से देखी जा सकती थी। एक पल के लिए मोबाइल को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था। यहाँ तक कि इस पूरे अदन स्क्वायर पर कोई भी ऐसा रेस्तरां नहीं मिल सकता था जो इससे अधिक सुंदर हो। आखिरकार वह पारदर्शी क्रिस्टल ग्लास इतना पतला और चमकीला था कि अंदर की हर मेज बहुत साफ और आरामदायक लग रही थी। पारभासी क्रिस्टल झूमर महल में मौजूद झूमर से भी अधिक उत्तम था। शायद वह मानव अपंग वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली जादूगर है। उसने रात भर में इस रेस्तरां को बनाया और अचानक खाना पकाने का फैसला किया। अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए मोबाइल ने अपना सिर हिलाया। चालाक इंसानों के दिमाग को समझना आसान नहीं है, लेकिन चूंकि यह पास है इसलिए मैं इसे आजमा सकता हूँ। अगर यह अच्छा है तो मुझे दूर नहीं खाना पड़ेगा। उसे यकीन था कि यह रेस्तरां उसी पिता और बेटी का है, क्योंकि उसने पहले ही पारदर्शी क्रिस्टल ग्लास के माध्यम से काउंटर के पीछे बैठी उस विवल छोटी लड़की को देखा था। आज वह अपनी टोपी के बिना और भी प्यारी लग रही थी। मोबाइल ने हाथ में भारी हथौड़ा लेकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर लगी घंटियों की आवाज सुनकर वह चौंक गया। जब उसने ऊपर देखा और दरवाजे पर लटकी 2 छोटी घंटियां देखीं तो वह खुद पर हंसा और अंदर चला गया। जब उसने बाहर से देखा तो अंदर का हिस्सा और भी ज्यादा साफ और आरामदायक लग रहा था। हालांकि सजावट भव्य लग रही थी, लेकिन भूरे भूरे रंग की पृष्ठभूमि ने उसे बहुत सहज महसूस कराया। उसे चकाचौंध महसूस नहीं हुई, इसके बजाय उसे किसी तरह थोड़ा आराम महसूस हुआ। मोबाइल ने अपना सिर नीचे किया और अपने कपड़ों पर नजर डाली, जिसमें चिंगारियों की वजह से कई छेद हो गए थे, और अपने जूतों पर, जिन पर मोटी धूल जमी हुई थी, और फिर उसने साफ और चमकते हुए फर्श को देखा। वह कुछ देर के लिए झिझका। एमी की आंखें अचानक चमक उठी जब वह अपने लंच के इंतजार में काउंटर पर झुकी हुई थी। जब उसने देखा कि कौन अंदर आया है तो उसने अपना सिर घुमाया और उत्साह से रसोई की ओर चिल्लाई, पिताजी, हमारे पास एक ग्राहक है। अगले दरवाजे वाले बौने दादाजी। रुद्र ने अभी अभी सामग्री तैयार की थी और खाना बनाने ही वाला था कि उसने घंटियों की आवाज और एमी की आवाज सुनी। उसने दरवाजे की ओर देखा, थोड़ा हैरान हुआ। दरवाजा खुला था और एक बूढ़ा बौना अपने कंधे पर एक भारी काला हथौड़ा लिए हुए अंदर आया। उसके छोटे बाल थे और उसके चेहरे पर लंबी ग्रे मूंछें थीं। उसकी आधी नंगी छाती उसकी मजबूत मांसपेशियां दिखा रही थी। उसकी भुजाएं सामान्य लोगों की जांघों जितनी मोटी थीं।
अंत में उसने जानवरों की खाल से बने छेददार कपड़े पहने हुए थे और उसकी कलाई पर एक घिसा हुआ गाय का चमड़ा था। ये पहली बार था जब रुद्र ने एक असली बौना देखा था। वह कमोबेश रुद्र की कमर जितना लंबा था। अपनी मजबूत मांसपेशियों के कारण वह एक बॉक्स की तरह थोड़ा घनाकार लग रहा था। वह बगल के फौज का मालिक था, मोबाई नाम का एक बौना लोहार, और वह कैस सिटी के कुछ लोहारों में से एक था। बौनों की उम्र लंबी होती है, उसकी उम्र 200 साल से अधिक होनी चाहिए, लेकिन वह अभी भी उतना ही मजबूत और स्वस्थ था। उसके पूर्ववर्ती ने आसपास के मालिकों और उन लोगों को करीब से देखा था जो हमेशा इस जगह पर घूमते रहते थे। हालांकि वह उनके नाम नहीं जानता था, लेकिन उसे उनके बारे में एक सामान्य विचार था। यह उसका पहला ग्राहक था, इसलिए स्वाभाविक रूप से रुद्र बहुत खुश और आशान्वित था। उसने एक तौलिए से अपने हाथ सुखाए, रसोई से बाहर निकला और मोबाई को देखा जो दरवाजे पर झिझकते हुए खड़ा था। जब उसने अपने पैरों में भूरे काले चमड़े के जूते देखे तो रुद्र को पता था कि उसे क्या करना है। वह उसका स्वागत करने के लिए उसके पास नहीं गया, इसके बजाय वह काउंटर के पास खड़ा रहा, एमी के सिर को सहलाया ताकि वह चुप रहे और मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है, क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? मोबाई ने रुद्र को देखा और थोड़ा हैरान हुआ। वह आदमी जो कुबड़ा था और मैले कुचैले कपड़ों में था, अब एक अच्छा सूट पहने हुए था। वह अभी भी दुबला था, लेकिन सीधा खड़ा था। उसका स्वभाव पहले से बिल्कुल अलग था। उसकी नज़र में इंसानी पुरुष थोड़े स्ट्रैंड थे, वह उन्हें नापसंद करता था, खासकर जो दुबले पतले थे। हालांकि वहां खड़े होने पर यह आदमी अपने दुबले पतले शरीर के बावजूद म्यान से बाहर निकली एक तीखी तलवार की तरह लग रहा था। वह बिल्कुल भी स्ट्रैंड नहीं लग रहा था। वह कोई साधारण आदमी नहीं था। इसके अलावा उसके चेहरे पर थोड़ी गर्मजोशी वाली मुस्कान ने उस तीखेपन को बहुत हद तक छिपा दिया था। इस तरह के विरोधाभास ने एक स्पष्ट दूरी पैदा कर दी, जिससे मोबाई, जो पहली बार यहाँ आया था, काफी सहज महसूस कर रहा था। उसके बगल में खड़ी छोटी लड़की ने आज कोई टोपी नहीं पहनी थी। वह एक काले रंग की पोशाक में थी और उसका चेहरा उत्साह और प्रत्याशा से भरा हुआ था, जो पहले से भी अधिक प्यारा था। मोबाई समझ नहीं पा रहा था कि इस आदमी को रातों रात क्या हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। वह सोचे बिना नहीं रह सका कि यह मानव पुरुष अपने रेस्तरां में क्या बेच रहा है और क्या यहाँ का भोजन सजावट से मेल खा सकता है। मोबाई ने झिझकना बंद कर दिया, अपना सिर हिलाया और अपने भारी हथौड़े के साथ अंदर चला गया। उसने बैठने के लिए एक कुर्सी खींची, हथौड़ा फर्श पर रखा और रुद्र को देखा। फिर उसने कहा, हाँ, मुझे कुछ खाने को चाहिए। तुम्हारे पास यहाँ क्या है? आपकी मेज पर एक मेनू है, आप पहले देख सकते हैं, सर। रुद्र ने अपनी मेज पर मेनू की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया। मेनू? मोबाई ने लापरवाही से मेनू उठाया। अपने खुरदुरे हाथों से कवर को छूने पर वह थोड़ा हैरान हुआ। इस तरह की चिकनी बनावट का मतलब था कि कवर निश्चित रूप से सबसे अच्छी बाइसन खाल से बना था। इस तरह के बाइसन खाल के एक टुकड़े की कीमत एक ड्रैगन सिक्के के बराबर हो सकती है। हर टेबल पर इतना महंगा मेनू रखना बहुत ही फिजूल खर्ची थी। यहाँ तक कि फ्रायर टेवन, जिसका एडन स्क्वायर पर सबसे अच्छा कारोबार था, केवल सामान्य गाय की खाल के कवर का उपयोग कर रहा था। इससे मोबाई को और भी उम्मीदें होने लगीं। इतने भव्य ढंग से सजाए गए रेस्तरां और इतने शानदार मेनू के साथ उसने कल्पना की कि यहाँ के व्यंजन जरूर समृद्ध होंगे। उसे सबसे ज्यादा अच्छा खाना पसंद था। ड्रिंक्स के अलावा ये कहना जरूरी था कि इंसान कमजोर हो सकते हैं, लेकिन खाने के मामले में दूसरी प्रजातियां निश्चित रूप से उनसे मेल नहीं खाती। मोबाई ने कवर खोला और बड़ी उम्मीद से उसे देखा, लेकिन वह वहीं खड़ा रह गया। इतना बड़ा मेनू, फिर भी ये पूरी तरह से खाली था। नहीं, पूरी तरह से खाली नहीं। मोबाई को ऊपर बाएं कोने में छोटे छोटे शब्दों की एक पंक्ति दिखी। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी कुर्नी और धीमी आवाज में पढ़ा, यंगजहॉ फ्राइड राइस 600 तांबे के सिक्के प्रत्येक। 600 तांबे के सिक्के। मोबाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने पलकें झपकाईं और सोचा कि शायद सुबह स्टोव के पास बहुत देर तक घूरने से उसकी आंखें चौंधिया गई होंगी। उसने मेन्यू को पास लाया और फिर से देखा, और उस पर अभी भी लिखा था, यंगजहॉ फ्राइड राइस 600 तांबे के सिक्के प्रत्येक। मोबाई ने मेन्यू नीचे रखा और मैग की ओर देखा। उसका चेहरा संदेह से भरा हुआ था। मालिक, आपका मेन्यू गलत होना चाहिए। 8। रुद्र ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और शांति से उत्तर दिया, ये गलत नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि हमने अभी अभी खोला है, इसलिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग व्यंजन नहीं हैं, लेकिन बाद में और भी उपलब्ध होंगे। मोबाई ने अपना सिर हिलाया। मेरा मतलब व्यंजनों की संख्या से नहीं था, ये कीमत है। इस यंगजहॉ फ्राइड राइस की कीमत 600 तांबे के सिक्के प्रति है। क्या आप इसे बनाने के लिए विशाल ड्रैगन मांस का उपयोग करते हैं? उसने कहा, मेनू पर शब्दों की पंक्ति की ओर इशारा करते हुए थोड़ा चिढ़कर। उसने सोचा था कि सजावट बहुत अच्छी थी और सराय का मालिक भी बुरा नहीं था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे उसे लूटना चाहते थे। वे इतने छोटे शब्द थे, अगर उसने स्पष्ट रूप से नहीं देखा होता और सीधे ऑर्डर किया होता तो वह 600 बेकार में खर्च कर देता। फ्रायर टेवन में 600 तांबे के सिक्कों से वह भुना हुआ मांस की एक बड़ी प्लेट और शराब की 2 बोतलें खरीद सकता था, और जब वह जाता तो अपनी शराब की बोतल भर लेता। मैग के प्रति उसकी अच्छी भावनाएं अभी अभी तुरंत गायब हो गईं। मनुष्य वास्तव में खुद को छिपाने में सबसे अच्छे और सबसे धूर्त होते हैं। क्षमा करें, हम ड्रैगन मांस का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन कीमत गलत नहीं है।
मुझे लगता है कि यह यंगज़हॉ फ्राइड राइस इस कीमत के लायक है और फिर कुछ और। आप अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, सर, रुद्र ने उत्तर दिया, न तो विनम्र और न ही अभिमानी, लेकिन उसने बहुत अधिक व्याख्या नहीं की। रुद्र को उम्मीद थी कि कुछ ग्राहक कीमत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन उसे अपने यंगज़हॉ फ्राइड राइस पर पूरा भरोसा था। ये 600 के लायक नहीं था। अगर यह 1000 प्लेटों के मिशन के लिए नहीं होता तो वह 6000 तांबे के सिक्कों पर कीमत निर्धारित करता। ये यंगज़हॉ फ्राइड राइस की एक प्लेट थी जो जीवन के झरने से सींचे गए कीमती चावल से बनी थी, और इसमें कई दुर्लभ सामग्री शामिल थी, जिसमें एक ऐसा खाना पकाने का कौशल था जिसे इस दुनिया में लोग केवल देख सकते हैं। मोबाई ने रुद्र को देखा और अपने गुस्से को दबा लिया। मनुष्य वास्तव में धूर्त हैं। वे इस तरह के झूठ बोलते हुए भी इतने शांत रह सकते हैं। इस रेस्टोरेंट की शैली वाकई बहुत अच्छी थी, लेकिन खाने के समय वह स्वाद को सबसे ज्यादा महत्व देता था। रेस्टोरेंट की दिखावट उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। वह सिर्फ इन 4 शब्दों से यह नहीं समझ पाया कि यह यंगज़हॉ फ्राइड राइस क्या है। यंगज़हॉ क्या है? क्या चावल को तला जा सकता है? उसने पिछले कुछ दशकों में कैस सिटी के हर रेस्टोरेंट में जाकर देखा था, लेकिन उसने इस डिश के बारे में कभी नहीं सुना था। मोबाई ने रुद्र को बहुत देर तक देखा, लेकिन रुद्र पूरे समय बहुत शांत था और उसने कोई अपराधबोध या अधीरता नहीं दिखाई। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके फैसले का इंतजार कर रहा हो। उसने दर्जनों सालों तक अपना काम चलाया था और हर तरह के लोगों को देखा था, लेकिन बहुत कम लोगों की मानसिकता रुद्र जैसी थी, और उनमें से कोई खास नहीं था। वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, शायद इस यंगज़हॉ फ्राइड राइस का कोई खास स्वाद है और यह वाकई 600 के लायक है। वह एक पल के लिए झिझका और फिर पूछा, तुमने कहा कि कीमत गलत नहीं है, लेकिन क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि यह यंगज़हॉ फ्राइड राइस अच्छा स्वाद देता है? रुद्र ने अपना सिर हिलाया। अच्छा हो या बुरा, यह व्यक्तिगत पसंद से बहुत जुड़ा है, इसलिए माफ करें, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। कुछ लोगों को सबसे बढ़िया खाना भी अरुचिकर लग सकता है। रुद्र ने चुपचाप आह भरी और मोबाई के चिढ़े हुए चेहरे को देखा। ऐसा लग रहा है कि पहला ग्राहक नहीं रुकेगा, शायद। क्या? मोबाई और भी चिढ़ गया। दूसरे रेस्तरां अपने व्यंजनों के बारे में शेखी बघारने के लिए बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन उसे देखो, उसने कहा कि वह स्वाद की गारंटी नहीं दे सकता। वह ये भी गारंटी नहीं दे सकता कि उसका खाना अच्छा होगा। ऐसा लगता है कि वह शायद झूठा है। अगर बाद में मैंने कहा कि इसका स्वाद खराब था, तो शायद वह ये तर्क देगा कि यह मेरी व्यक्तिगत समस्या थी। यह इंसान बहुत चालाक है। लगता है मैं पास हो जाऊंगा। इस समय एमी, जो उन्हें इतनी देर से बात करते हुए देख रही थी, रुद्र की ओर देखा और मुंह फुला लिया। पिताजी, एमी को भूख लगी है। फिर उसने मोबाई को कुछ नापसंदगी से देखा। ये बौना दादा बहुत देर लगा रहा है। रेनबो फ्राइड राइस बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन उसने अभी भी अपना मन नहीं बनाया है। पिताजी ने अब तक इसे बना लिया होता। मोबाई अभी उठकर जाने ही वाला था कि एमी ने उसकी ओर देखा। वह उसकी तिरस्कार भरी नजर से इतना शर्मिंदा था कि वह खड़ा नहीं हो सका। छोटी लड़की के चेहरे पर भाव स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि उसने उसके खाने का समय ले लिया है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यंगज़हॉ फ्राइड राइस बनाऊंगा, एमी। रुद्र मुस्कुराया और अपनी छोटी लड़की के सिर को सहलाया। फिर उसने मोबाई की ओर देखा। तुम अपना समय ले सकते हो, सर। कृपया मुझे बताएं कि तुमने अपना मन बना लिया है। ये कहने के बाद रुद्र मुड़ा और खाना बनाना शुरू करने के लिए रसोई में चला गया। एमी फिर से काउंटर के पीछे लंबी टांगों वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपनी ठुड्डी को अपने हाथों में टिकाया, अपनी आंखें झपकाईं और मासूमियत से कहा, रेनबो फ्राइड राइस वाकई बहुत बढ़िया है। एमी को ये बहुत पसंद है। क्या तुम्हें सच में नहीं चाहिए, दादाजी? वाह, बहुत प्यारी है। मोबाई को लगा कि इस पल उसका दिल जो लोहे की तरह 1000 बार कठोर हो चुका था, थोड़ा पिघल गया। वह लगभग चिल्ला पड़ा, बेशक, मुझे एक दे दो। हालांकि उसे अभी अभी अपने सवाल करने वाले और चिढ़ने वाले चेहरे के बारे में सोचना पड़ा। अगर उसने सिर्फ उसकी बातों की वजह से फ्राइड राइस खाने का फैसला किया तो उसकी बदनामी होगी, इसलिए उसने बहुत कोशिश करके उस फैसले को टाला, अपनी बाहों को छाती के सामने क्रॉस किया और शांत स्वर में जवाब दिया, मैं इस बारे में सोचूंगा और बाद में फैसला करूंगा। ठीक है, किसी भी तरह से थोड़ी देर में तुम्हें उस स्वाद से प्यार हो जाएगा। एमी ने कंधे उचकाए जैसे कि उसने सब कुछ समझ लिया हो। उसने अपना सिर मोबाइल से दूर कर लिया और बड़ी उम्मीद के साथ रसोई की ओर देखा। मैं यंगज़हॉ फ्राइड राइस से प्यार नहीं करूंगा, मोबाइल ने पूरी तरह से तसुंडेरे में बड़बड़ाया। उसे लगा कि उसे फिर से तिरस्कृत किया गया है। एक ही दिन में 2 बार उसी छोटी लड़की ने उसे तिरस्कृत किया था, लेकिन उसके प्यारे छोटे चेहरे को देखकर वह उसे माफ करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि क्या यंगज़हॉ फ्राइड राइस वाकई इतना अच्छा है, या इस छोटी सी चीज को उस इंसान ने खराब कर दिया है, मोबाइल ने सोचा। अब वह जाने की जल्दी में नहीं था, बल्कि धैर्यपूर्वक वहीं बैठा रहा। परीक्षण क्षेत्र में हजारों बार और वास्तविक जीवन में 2 बार अभ्यास करने के बाद रुद्र ने यंगज़हॉ फ्राइड राइस की एक प्लेट पकाने में केवल 10 मिनट का समय लगाया था। जब वह प्लेट लेकर बाहर गया तो रुद्र ने मोबाइल की ओर देखा, जो अभी भी वहीं बैठा था, कुछ आश्चर्य के साथ। उसे लगा कि यह क्रोधी ग्राहक पहले ही जा चुका है। एमी कुर्सी से उछल पड़ी, रुद्र के हाथ पर चावल की प्लेट को स्थिर रूप से देखने लगी और खुशी से अपने छोटे हाथों से ताली बजाने लगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। पिताजी बहुत अद्भुत हैं। ये तथाकथित यंगज़हॉ फ्राइड राइस है।
ये बहुत खास नहीं दिखता है। यह अच्छा दिखता है, लेकिन मुझे इसमें कोई मांस नहीं दिख रहा है। ये बहुत संतोषजनक नहीं होगा। मोबाई को पहले से कुछ उम्मीद थी, लेकिन उस फ्राइड राइस को देखकर उसे अचानक थोड़ी निराशा हुई। रुद्र ने फ्राइड राइस को मोबाई के सामने टेबल पर रख दिया और मुस्कुराते हुए उसने एमी से कहा, पहले अपने हाथ धो लो और फिर खाओ। ठीक है। एमी रसोई में गई, एक छोटे से स्टूल पर चढ़ी और अपने हाथ धोए, फिर वह फिर से टेबल पर वापस आ गई। वह कुर्सी पर चढ़ गई, खुद को प्लेट के करीब ले गई और एक गहरी सूंघ ली। तुरंत उसकी बड़ी नीली आंखें और भी चमक उठीं। इस समय तले हुए चावल की सुगंध मोबाई की मेज तक पहुंच गई। वह खुद को सूंघने से रोक नहीं सका और फिर उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसने एमी के सामने तले हुए चावल को देखा, उसे अपनी नाक पर विश्वास नहीं हुआ। ये सुगंध, यह इतनी आकर्षक कैसे हो सकती है? एमी अब खाना शुरू करेगी, एमी ने अपने हाथ में एक चम्मच पकड़े हुए कहा। फिर उसने एक चम्मच चावल अपने मुंह में लिया और खुशी से चबाया। उसका चेहरा अच्छे भोजन का आनंद लेने से खुशी से भर गया। एक के बाद एक चम्मच, वह रुकना नहीं चाहती थी। उसका शरीर हर समय थोड़ा कांप रहा था। गल्प। मोबाई ने खुद को अपनी लार निगलते हुए सुना। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पास खड़े रुद्र की ओर देखा। मालिक, मुझे यंगज़हॉ फ्राइड राइस की एक प्लेट दे दो। ऐसा कहने के बाद मोबाई को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने हर संभव तरीके से डिश के स्वाद पर सवाल उठाया था और अब वह खुद ही इसे मान रहा था। घटनाओं का यह मोड़ काफी अजीब था। मोबाई ने एमी की ओर देखा, जो खुद को भर रही थी, और खुद से कहा, क्योंकि वह इतनी खुशी से खा रही थी। एक पल के लिए मैं उन शब्दों को कहने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपना सिर वापस लाया जो आगे की ओर झुका हुआ था, और फिर से शांत स्वर में कहा, मुझे वास्तव में यह नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे छोटी लड़की का कुछ सम्मान करना चाहिए, इसलिए मैं कोशिश करूंगा और एक प्लेट लूंगा। रुद्र ने सिर हिलाया। ठीक है, कृपया एक पल रुकें। बेशक वह इस समय बहुत कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब वह मुड़ा तो वह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। उसका तसुंदेरे स्वर वास्तव में मनोरंजक है। बौने दादाजी, यह इंद्रधनुषी फ्राइड राइस वाकई बहुत बढ़िया है। एमी ने चावल को अपने मुंह में निगल लिया, एक और चम्मच लिया और कहा, देखो, ये बहुत सुंदर है ना? क्या तुम्हें इसे खाने का बहुत मन नहीं कर रहा है? चम्मच पर सुनहरे अंडे से लिपटे चावल को देखते हुए, जिसमें कई तरह की सामग्री मिली हुई थी, और छोटी लड़की की आसमानी आंखों को देखते हुए, जो अभी भी अपना चम्मच पकड़े हुए थी, मोबाई ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। एमी ने सिर हिलाया। फिर देखो, मैं इसे खाती हूँ। उसने पूरा चम्मच खाने के लिए अपना मुंह खोला और चबाते हुए उसने खुशी से कहा, स्वादिष्ट स्वादिष्ट। मोबाई का मुंह खुला और बंद हुआ। सामने बैठी छोटी लड़की को देखकर, जो फिर से अपने फ्राइड राइस में पूरी तरह डूबी हुई थी, एक पल के लिए उसे बहुत कुछ कहने का मन हुआ, लेकिन वह शब्दों को बाहर नहीं निकाल पाया। अगर उसके सामने कोई आदमी होता तो उसका भारी हथौड़ा पहले ही उसके सिर पर गिर चुका होता। फिर भी उस छोटी सी चीज को खुशी से खाते हुए देखकर वह बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। इसके बजाय उसे लगा कि वह बहुत प्यारी है। मोबाई को सुबह भर की मेहनत के बाद भूख लगी थी और अब उसे और भी भूख लग रही थी, क्योंकि उसने छोटी लड़की को खुशी से खाते हुए देखा। अगर उसकी इंद्रियां चली जाती तो वह जाकर उससे कुछ चावल छीन लेता। थोड़ी देर बाद रुद्र ने 2 लोगों के लिए चावल कुकर में डाल दिए और यंगज़हॉ फ्राइड राइस की एक प्लेट लेकर बाहर चला गया। उसने धीरे से प्लेट मोबाई के सामने रख दी और मुस्कुराते हुए कहा, आपका यंगज़हॉ फ्राइड राइस तैयार है, सर। मोबाई उसके सामने रखे चावलों की ओर पूरी तरह आकर्षित था। कटे हुए हरे प्याज और अंडों की तेज सुगंध उसकी नाक में गुदगुदी कर रही थी और उसकी लार बहने लगी थी। उसने पहले कभी किसी खाने से ऐसी मोहक सुगंध नहीं सूंघी थी। चावल के दाने साफ साफ अलग हो गए थे और उन पर सुनहरे अंडों की एक परत चढ़ी हुई थी। सतह पर थोड़ा सा तेल था, मानो दिए की रोशनी में चमक रहा हो। चावल के दाने के आकार में काटी गई रंगीन सामग्री चावल के साथ मिलकर एक जीवंत और चमकदार रंग बना रही थी। इतनी सारी सामग्री और उन्हें सीधे तेल के साथ पकाया गया था। प्लेट के बगल में कोई काली मिर्च या नमक नहीं था, शायद ये पहले से ही मसालेदार था। मोबाई की खाने की अवधारणा पूरी तरह से बिखर गई थी। रुद्र वहां खड़ा था, देख रहा था, बाहर से शांत लेकिन अंदर से थोड़ा उम्मीद और घबराहट भी। जबकि एमी को फ्राइड राइस बहुत पसंद था, उसका पिछला पसंदीदा भोजन वह पैनकेक था, इसलिए उसकी राय का उपयोग केवल संदर्भ के रूप में किया जा सकता था। हालांकि तकनीकी रूप से मोबाई उसका पहला ग्राहक था, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया अधिक महत्वपूर्ण थी। उनके आधार पर वह कमोबेश ये पता लगा सकता था कि उन्हें यहाँ यंगज़हॉ फ्राइड राइस पसंद है या नहीं। ये खाना पकाने की विधि क्या है? क्या यह अच्छा होगा? मोबाई थोड़ा सशंकित था, लेकिन सुखद गंध से प्रेरित होकर वह चम्मच को पकड़ने और अपने मुंह में एक चम्मच लाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने कई बार चबाया। अंडे उसके मुंह में जाते ही लगभग पिघल गए। दाने के आकार के सर्दियों के बांस के अंकुर और हरी मटर कुरकुरे और स्वादिष्ट थे। अंडे से लिपटे चावल को बारीक चबाने के बाद बहुत मीठा था। नरम और कोमल हैम चावल के साथ अच्छी तरह से मिला हुआ था और उसे इसमें झींगा का स्वाद लग रहा था। वह इस एक कौर में सभी अलग अलग स्वादों को चख सकता था, और जब उसने इसे निगला तो उसे पूरे शरीर में गर्मी महसूस हुई। चावल की सुखद गंध अभी भी उसके मुंह में बनी हुई थी। मोबाई की आंखें तुरंत चमक उठीं। स्वादिष्ट, ये बहुत स्वादिष्ट है। इस दुनिया में कोई भी चीज इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती है?
मोबाई किसी और चीज के बारे में सोचने में सक्षम नहीं था। वह अपने मुंह में एक और चम्मच डालने से खुद को रोक नहीं सका और फिर उसने बस एक हाथ से प्लेट पकड़ी और दूसरे हाथ से चम्मच को पकड़ा, एक के बाद एक और। वह बस अपना हाथ रोक नहीं सका। 600 तांबे के सिक्के महंगे थे। नहीं, इतने अच्छे भोजन के साथ 1000 उसके लिए लगभग महंगे नहीं थे। फ्रायर टैवन में भुना हुआ मांस इस चावल की तुलना में बहुत मोटा और सादा था। शायद वह अब से उस जले हुए स्वाद को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जिसे उसने पहले बर्दाश्त किया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये फ्राइड राइस किसी कुकिंग मास्टर ने बहुत ही बारीकी से बनाया हो। उसने पिछले कुछ 100 सालों में नॉर्लैंड महाद्वीप के सभी अलग अलग खाने को चखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इतना बढ़िया कुछ खाया था। उसने रुद्र के प्रति अपने सारे संदेह और अपने मन में पहले से मौजूद घृणा को पीछे छोड़ दिया था। ऐसे बढ़िया खाने के सामने चेहरा और ऐसी ही चीजें कुछ भी नहीं थीं। इसके अलावा मोबाई को बहुत आश्चर्य हुआ। इस फ्राइड राइस के बाद उसने महसूस किया कि वह गर्म एहसास कोई भ्रम नहीं था, बल्कि बहुत वास्तविक था। उसे पूरे शरीर में बहुत आराम और सहजता महसूस हुई, जैसे कि कोई उसके शरीर को पोषण दे रहा हो। पूरी सुबह भारी हथौड़ा हिलाने से होने वाली थकान जल्दी ही दूर हो गई और राहत मिली। ऐसा लग रहा था जैसे उसने रिकवरी पोषण की एक बोतल पी ली हो, सिवाय इसके कि यह रिकवरी अंदर से बाहर तक कोमल और अधिक आरामदायक थी, और रिकवरी पोषण की तरह इसके प्रभाव के खत्म होने के बाद भी उसे अधिक थकावट महसूस नहीं हुई, जिससे उसे कल्पित बौनों के पवित्र झरने की याद आ गई। जीवन का झरना। बौने दादाजी, रेनबो फ्राइड राइस बहुत बढ़िया है ना? एमी खुशी से हंस पड़ी। मोबाई को लगातार खाते हुए देखकर उसने कहा, एमी ने तुमसे कहा था कि तुम इसके स्वाद के दीवाने हो जाओगे। रुद्र वहीं खड़ा रहा, मुस्कुराया। मोबाई की प्रतिक्रिया ने सब कुछ कह दिया था। वह भी यंगजहॉ फ्राइड राइस के बढ़िया स्वाद का विरोध नहीं कर सका, इसलिए रुद्र को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि उसका रेस्तरां लोकप्रिय होगा या नहीं। यह एक अच्छी शुरुआत थी। हाँ, मुझे इस स्वाद से प्यार हो गया है। मोबाई ने प्लेट नीचे रखी और रुद्र की ओर देखा। मालिक, मुझे दोबारा दो, ये वाकई बहुत बढ़िया है। इस समय सिस्टम की आवाज अचानक सुनाई दी। सिस्टम आपको सीमित खरीदारी रणनीति लागू करने की सलाह देता है। इससे ग्राहकों की उम्मीदें और चिपचिपाहट बहुत बढ़ जाएगी। रुद्र को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, सिस्टम, क्या आप केवल सामग्री बेचने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं? सिस्टम मुख्य रूप से आपको खाना पकाने के कौशल सीखने और आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करने की देखरेख के लिए जिम्मेदार है, सिस्टम ने जोर दिया। रुद्र की टिप्पणियों से थोड़ा नाखुश दिखाई दिया। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप अपना काम करें और सामग्री बेचें। यह मेरा रेस्तरां है। आप चाहते हैं कि मैं पैसे कमाने के बजाय सीमित खरीद रणनीति लागू करूं? क्या आप मुझे मूर्ख समझ रहे हैं? मुझे मिशन पूरा करना है। रुद्र ने अपने होंठ सिकुड़े। वह चाहता था कि कोई 100 प्लेट खाए। 9। रुद्र रसोई में गया। उसने पहले कुकर में जो चावल डाले थे वे तैयार हो चुके थे। उसने कुछ चावल निकाले और उन्हें एक कटोरे में डालकर थोड़ा ठंडा होने दिया। फिर अपने क्रेडिट खाते से एक प्लेट फ्राइड राइस के लिए सामग्री खरीदी और दूसरी प्लेट तैयार करने लगा। जहां तक खरीद सीमा का सवाल है, रुद्र अभी इस पर विचार नहीं करेगा। 1000 प्लेट बेचने का उसका मिशन बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। हालांकि अगर भविष्य में उसका रेस्तरां बहुत लोकप्रिय हो गया तो खरीद सीमा ग्राहकों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए एक बहुत अच्छी रणनीति थी, ताकि अधिक लोगों को अच्छा खाना खाने का मौका मिले। जहां तक सिस्टम की सिफारिश का सवाल है, उसका मानना था कि सिस्टम उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था और शायद वह उसे फिर से आधा विकलांग बनाना चाहता था। सिस्टम के सुझाव आपको पाक कला के देवता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हैं, सिस्टम ने अचानक कहा। रुद्र ने भौहें उठाईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिस्टम ने उसके दिमाग को पढ़ लिया है, लेकिन इससे उसके लिए यह आसान भी हो गया। उसने पूछा, सिस्टम, मुझे आगे बढ़ने के लिए मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूँ। कृपया, सिस्टम ने उत्तर दिया। मुझे लगता है कि आपको सामग्री आधी कीमत पर बेचनी चाहिए, रुद्र ने गंभीरता से कहा। सिस्टम द्वारा आपूर्ति की गई सभी सामग्री। मुझे आपके सुझाव के बारे में भी ऐसा ही लगता है। सिस्टम के वाक्य पूरा होने से पहले ही रुद्र ने बातचीत को बीच में ही रोक दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रुद्र के सिर पर एक दीर्घवृत्त बन गया। रुद्र ने अपने ऊपरी होंठ को थोड़ा मोड़ा और सामग्री को संसाधित करने में वापस चला गया। वह पहले अपनी शातिर जुबान के लिए मशहूर था। वह कभी भी उन लोगों के समूह का सामना करने में नहीं हारा था जो उसकी आलोचना करते थे। उसके कोई प्रशंसक नहीं थे। सिस्टम से बात करना उसके लिए एक बच्चे से कैंडी लेने जैसा था। मोबाई वहां बैठा था, अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस कर रहा था। पूरी प्लेट खत्म करने के बाद गर्माहट का एहसास फीका पड़ने लगा था, लेकिन उसकी थकान दूर होने का एहसास गायब नहीं हुआ, बल्कि अभी भी बना हुआ था। ये बहुत वास्तविक था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और लगभग वैसा ही महसूस किया जैसा सुबह उठने पर, बहुत ऊर्जावान। मोबाई ने जल्दी से अपने दिमाग में गणित कर लिया। इसका असर मध्यम श्रेणी की रिकवरी पोषण की आधी बोतल के समान होना चाहिए, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जिससे मुझे अपनी ताकत के अंत का एहसास हो। मध्यम श्रेणी की रिकवरी पोषण की एक बोतल की कीमत 20 सोने के सिक्के हैं, और मुझे हर दिन एक बोतल का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इस स्वादिष्ट यंगजहॉ फ्राइड राइस की 2 प्लेट की कीमत मुझे केवल 12 थी। इसके अलावा इसका असर बहुत बेहतर है। इस दृष्टिकोण से ये पैसे के बिल्कुल लायक है। परिणाम ने उसकी आंखों को चमका दिया।
एक हथियार बनाने के लिए उसे उस भारी हथौड़े को चलाना पड़ा जिसका वजन लगभग 100 जिन था, 10,000 से अधिक बार। उच्च पुरस्कारों का मतलब कड़ी मेहनत और महान कौशल था। मोबाइल इन वर्षों में उतना लचीला नहीं था जितना कि जब वह युवा था। अपना काम करने के लिए उसे हर दोपहर मध्यम श्रेणी की रिकवरी पोशन की एक बोतल पीनी पड़ती थी, जिसका स्वाद बहुत भयानक था। हालांकि वह इस चीज पर निर्भर हो गया था, और क्योंकि उसने इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया था, उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि उसका शरीर खाया जा रहा है। इस दर पर वह अधिकतम 5 वर्षों तक ही अपनी सटीकता बनाए रख सकता था। जिस दिन वह अपनी सटीकता खो देगा, पिछले कुछ दशकों में इस अराजकता शहर में उसने जो प्रतिष्ठा बनाई थी, वह भी चली जाएगी। हालांकि उसने हथियार बनाने से बहुत सारा पैसा बचाया था। एक हथियार कम से कम 1000 सोने के सिक्के ला सकता था, लेकिन वह बहुत स्पष्ट था कि उसने जो पैसा बचाया था वह उसके लिए पर्याप्त नहीं था। 5 साल पर्याप्त नहीं थे, उसे वह पैसा कमाने के लिए कम से कम 10 साल तक हर दिन बहुत मेहनत करनी थी। ये यंगज़हॉ फ्राइड राइस उसके लिए बादल पर चांदी की किरण की तरह था। उसे अचानक एक अवसर मिल गया था। मैं एक और प्लेट ट्राई करूंगा। अगर इसका रिकवरी इफेक्ट वाकई अच्छा रहा तो मैं यहाँ रोज खाऊंगा। फ्राइड राइस पर इतने पैसे खर्च करने से उसे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उस भयानक औषधि की तुलना में जिसने उसे उल्टी करने पर मजबूर कर दिया, अगर यह अद्भुत यंगज़हॉ फ्राइड राइस जिसकी कीमत उसे पहले वाले से आधे से थोड़ी ज्यादा थी, उसका भी रिकवरी इफेक्ट वैसा ही था, तो ये स्पष्ट रूप से उसके लिए कोई मुश्किल विकल्प नहीं था। एमी ने अभी अभी चावल की अपनी प्लेट खा ली थी। उसने अपने होंठ चाटे, मोबाइल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बौने दादाजी, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि आपको इसका स्वाद पसंद नहीं आएगा? उसका चेहरा बहुत शुद्ध और मासूम था। एमी की नज़र से मोबाइल का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया। उसने कई बार खांसी का बहाना किया और कहा, मैं बस मालिक को परख रहा था कि उसे अपने हुनर पर भरोसा है या नहीं। मुझे आश्चर्य है कि इतने अच्छे कुकिंग हुनर के बावजूद भी उसे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं अब उसका आत्मविश्वास बढ़ाने में उसकी मदद कर रहा हूँ। सच में? एमी ने मोबाइल की ओर थोड़ा संदेह से देखा। मोबाइल ने गंभीरता से सिर हिलाया। जरूर, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो खाने से पहले ही खाने को बेस्वाद समझ लेता है। उसका लहजा थोड़ा गर्व से भरा था। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। एमी ने मोबाइल को एक दुखी नज़र से देखा, कुर्सी से फिसल गई और अपनी प्लेट लेकर रसोई में चली गई। मैं मोबाइल को लगा कि उसे फिर से तिरस्कृत किया गया है। ऐसा लग रहा था कि उसने उस दुखी नज़र से सब कुछ देख लिया था। जब उसने सुना कि मोबाइल के तसुंडेरे शब्दों का एमी द्वारा आसानी से खंडन किया जा रहा है, इस हद तक कि बौने के पास जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं था, तो रुद्र मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। वह वाकई प्रतिभाशाली है। वह मेरी लड़की है। उसके दुष्ट गुण को बस थोड़ा विकसित करने की जरूरत है, और अपने प्यारे छोटे चेहरे के साथ वह उनकी इतनी आलोचना कर सकती है कि वे खुद पर भी संदेह करेंगे लेकिन गुस्सा नहीं कर पाएंगे। यह एहसास बहुत ही बढ़िया है। अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं अपने दोपहर के भोजन के लिए और पकाकर तुम्हें दे दूंगा, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। एमी से प्लेट लेकर उसे एक तरफ रख दिया। पिताजी, आप सबसे अच्छे हैं। एमी ने रुद्र की ओर देखा। उसका छोटा सा चेहरा श्रद्धा से भरा हुआ था। कल सुबह उठने के बाद से उसके पिता एक बदले हुए व्यक्ति की तरह थे, बहुत दयालु और सौम्य। रसोई में पिता और बेटी को बाहर से देखकर मोबाइल स्तब्ध रह गया और एक पल के लिए बेहोश हो गया। उसने एक दृश्य देखा जिसमें एक छोटा लड़का एक आदमी को प्यार से देख रहा था जो स्टोव के सामने एक भारी हथौड़ा चला रहा था। उसने उसे इतने सालों से नहीं देखा था और उसे नहीं पता था कि वह कैसा कर रहा है। उसे लगा कि वह उसका बहुत एहसानमंद है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जाओ और बाहर बैठो, पिता को ग्राहक के लिए खाना बनाना है। ठीक है, एमी ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। वह रसोई से बाहर गई, काउंटर के पीछे लंबी टांगों वाली कुर्सी पर चढ़ गई और अपने हाथों से मोबाइल को ठोड़ी पर रखकर देखा। चिंता मत करो बौने दादाजी, आपके तले हुए चावल बहुत जल्द तैयार हो जाएंगे। बस थोड़ा और इंतजार करो। मोबाइल, जो अभी अभी अपनी कल्पना से बाहर आया था, ने सिर हिलाया। ठीक है, उसने एमी की ओर देखा और एक बार थोड़ा मुस्कुराया। रुद्र ने मोबाइल के सामने प्लेट रखी और मुस्कुराया। आपके तले हुए चावल, सर। मोबाइल ने सिर हिलाया। ठीक है। तले हुए चावल को कला की तरह उत्कृष्ट देखकर उसने बड़ी उम्मीद के साथ एक चम्मच अपने मुंह में डाला। इसका स्वाद पहले की तरह ही जादुई था और इसे निगलते ही उसके शरीर में फिर से गर्माहट का एहसास हुआ, जिसने उसके शरीर के हर हिस्से को पोषण दिया। ये वाकई असरदार है और मध्यम श्रेणी के रिकवरी पोषण से कहीं बेहतर है। मोबाइल की आंखें सुखद आश्चर्य से भर गईं। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि पहली प्लेट ने पहले ही उसकी थकान दूर कर दी थी, लेकिन उसे लगा कि दूसरी प्लेट न केवल उसकी थकान दूर कर रही है, बल्कि उसकी मांसपेशियों को भी पोषण दे रही है जो साल दर साल खराब होती जा रही थीं। उसकी मांसपेशियों के कुछ हिस्से हमेशा बारिश के दिनों में बहुत दर्द करते थे, लेकिन अभी उसे बहुत आराम महसूस हो रहा था। हालांकि यह पोषण हल्का था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई गर्म हाथ उसके शरीर की मालिश कर रहा हो। इसे खत्म किए बिना ही मोबाइल ने अचानक अपना सिर उठाया और रुद्र की ओर देखा। मालिक, मुझे एक और प्लेट चाहिए प्लीज। उसकी आंखों में कुछ सम्मान था। रुद्र वास्तव में हैरान था। यंगज़हॉ फ्राइड राइस अच्छा था, लेकिन एक प्लेट की मात्रा कम नहीं थी। 2 प्लेट उन लोगों के लिए भी पर्याप्त थी जो बहुत खा सकते थे। शायद बौनों का पेट बड़ा होता है। रुद्र को संदेह था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखा।
उसने सिर हिलाया। ठीक है, कृपया 1 मिनट रुको। उसने टेबल से खाली प्लेट उठाए और रसोई में चला गया। मोबाइल सिर झुकाए एक के बाद एक चम्मच फ्राइड राइस खा रहा था। जितना ज्यादा वह खाता उतना ही खुश होता। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतना स्वादिष्ट खाना मध्यम दर्जे की औषधि से बेहतर रिकवरी प्रभाव देगा। इस दर पर उसे लगा कि शायद यह उसकी स्थिति को फिर से पहले जैसा कर सकता है और वह और दर्जनों साल काम कर सकता है। वाह बौने दादाजी, आप कमाल के हैं। आप 3 प्लेट खा सकते हैं। एमी ने अपना मुंह थोड़ा खोला और मोबाइल को कुछ ईर्ष्या और प्रशंसा से देखा। मोबाइल ने अपना सिर उठाया और एमी को देखा। पहली बार छोटी लड़की उसे तिरस्कार भरी नजर से नहीं देख रही थी। उसे थोड़ा अच्छा भी लगा और अनजाने में ही वह सीधा बैठ गया। उसने एक और खाया और कहा, इस तरह के फ्राइड राइस 3 प्लेट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं 4 खा सकता हूँ। सच में, तुम 4 प्लेट खा सकते हो। एमी की प्यार भरी नजर और भी स्पष्ट थी और उसकी आंखें चमकने लगी थीं। मोबाइल एक पल के लिए झिझका, लेकिन एमी की प्यार भरी आंखों को देखकर वह सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। हाँ जरूर। तुरंत एमी पलटी और रसोई की ओर चिल्लाई, पिताजी, बौने दादाजी ने कहा था कि वह 4 प्लेट खा सकते हैं। उसके लिए एक और बनाओ, नहीं तो वह पेट भर नहीं खाएगा। रुको। मोबाइल ने एमी की ओर देखा। उसका चेहरा एक मासूम मुस्कान से भरा था। किसी तरह उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। एमी की बातें सुनने के बाद रुद्र मोबाइल की ओर देखने के लिए मुड़ा। क्या ऐसा है सर? वह बाहर से बहुत शांत था, लेकिन अंदर से वह पहले से ही हंस रहा था। अगर वह एमी के चरित्र को नहीं जानता होता तो शायद उसे भी थोड़ा संदेह होता कि एमी एक साजिश करने वाली लड़की है। अच्छा, मोबाइल थोड़ा शर्मिंदा हुआ। जबकि वह सामान्य लोगों की तुलना में अधिक खा सकता था, तले हुए चावल की 2 प्लेट खाने के बाद उसे कमोबेश पेट भरा हुआ महसूस होता था। 3 प्लेट निश्चित रूप से उसके लिए पर्याप्त थी और चौथी प्लेट शायद उसे थोड़ा ज्यादा भरा हुआ महसूस कराती। बौने दादाजी, आपने मुझसे कहा था कि आप 4 प्लेट खा सकते हैं, इसलिए अगर आप अपनी बात से मुकर गए तो एमी आपको पसंद नहीं करेगी। एमी ने गंभीरता से कहा। उसकी ठुड्डी उसके हाथों में थी। मोबाइल खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। मैंने बिना सोचे समझे इस बारे में क्यों शेखी बघारी। अगर वह कोई और होती तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन छोटी लड़की के उम्मीद भरे और गंभीर चेहरे को देखकर वह बस अपना चेहरा नहीं खोना चाहता था। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने अपने दांत भींचे और रुद्र की ओर देखा। हाँ, मुझे एक और दे दो। वाह, तुमने सही कहा। बौने दादाजी बहुत अद्भुत हैं। एमी ने खुशी से अपने छोटे हाथों से ताली बजाई। उसका चेहरा एक गंभीर मुस्कान से भरा हुआ था। मोबाइल ने अपने मन में खुद को सांत्वना दी, भाड़ में जाए। मैं शायद ही कभी इतना अच्छा कुछ खाता हूँ, इसलिए अगर मैं बहुत ज्यादा भरा हुआ हूँ तो भी यह एक तरह की खुशी है। इसके अलावा एमी के चेहरे पर चमकीली मुस्कान और प्यार भरी आंखों को देखकर उसे अचानक लगा कि उसका अहंकार बहुत संतुष्ट हो गया है। तले हुए चावल की एक और प्लेट अब उसके लिए वास्तव में कुछ भी नहीं थी। रुद्र ने सिर हिलाया। ठीक है, कृपया एक पल रुकें। उसने चावल को धोना शुरू किया और तले हुए चावल की तीसरी प्लेट बनाई। फिर उसने एमी की पीठ को देखा। उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थीं। ये सब उसकी बदौलत था कि उसका पहला ग्राहक रुका और यंगज़हॉ फ्राइड राइस की 4 प्लेटें मंगवाईं। रुद्र ने एक एक करके 2 प्लेटें परोसी और एमी ने स्थिर आंखों से मोबाइल को उन्हें खत्म करते देखा। मोबाइल ने चम्मच नीचे रखते हुए एक संतुष्ट डकार ली। यंगज़हॉ फ्राइड राइस की 4 प्लेटें खाकर उसे पूरे शरीर में गर्मी महसूस हुई और वह उतना भरा हुआ नहीं था जितना उसने सोचा था। उसके दिल की गहराई से संतुष्टि की भावना उठी। उसे लगा जैसे इस पल उसका जीवन पूरा हो गया हो। रुद्र वहीं खड़ा रहा और उसने देखा कि उसके द्वारा बनाया गया खाना किसी ने खुशी खुशी खा लिया है, जब तक कि प्लेट में कुछ भी नहीं बचा। उसके दिल में उपलब्धि की भावना पैदा हुई और वह बहुत खुश भी हुआ। पता चला कि रसोइया होना इतना भी बुरा नहीं है। मोबाइल को कुछ समझ में नहीं आया। उससे पहले ही एमी उसकी मेज पर आ गई थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मोबाइल की ओर देखा और फिर गंभीरता से बोली, बौने दादाजी, अगर आपका पेट भर गया है तो कृपया भुगतान करें। यह 2400 तांबे के सिक्के हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास इतने तांबे के सिक्के नहीं हैं। मैं तुम्हें 24 सोने के सिक्के दूंगा, मोबाइल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने कपड़ों से एक पर्स निकाला। सोने के सिक्के। एमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसने रुद्र की ओर देखा। पिताजी, 24 सोने के सिक्के और 2400 तांबे के सिक्के, कौन ज्यादा है? रुद्र ने एमी को देखा और मुस्कुराया। वे एक ही हैं। एक सोने का सिक्का 100 तांबे के सिक्कों के बराबर है। उसे आश्चर्य हुआ कि वह 4 अंकों का जोड़ तो जानती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे सिक्कों को बदलना नहीं आता था। मैं समझ गया, एमी ने सोच समझकर सिर हिलाया। ये लो, 24 सोने के सिक्के। मोबाइल ने सावधानी से मुट्ठी भर सोने के सिक्के एमी के नन्हे हाथों में रखे और उनका ढेर बन गया। वाह, ये बहुत सुंदर हैं। एमी की आंखें चमक उठीं। सिक्कों को सावधानी से थामे हुए वह धीरे धीरे एक मेज पर चली गई, उन्हें नीचे रखा और एक एक करके गिनने लगी। मोबाइल ने अपनी आंखें एमी से हटाईं, अपना हथौड़ा उठाया और मैग को देखने के लिए खड़ा हो गया। तुम्हारा यंगज़हॉ फ्राइड राइस बहुत बढ़िया है। मुझे तुम्हारा नाम समझ में नहीं आया। रुद्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। इस ग्राहक में तसुंडेरे विशेषता और उग्र स्वभाव है, लेकिन वास्तव में उसके साथ घुलना मिलना काफी आसान है और वह बहुत सीधा साधा है।
मोबाई ने रुद्र की ओर थोड़ा आश्चर्य से देखा। बहुत कम लोग अपना परिचय देते समय अपना उपनाम नहीं बताते हैं, लेकिन इस अराजकता वाले शहर में बहुत से लोग विभिन्न कारणों से अपना नाम छिपाते हैं। वह उनमें से एक था, इसलिए उसने वास्तव में इसे दिल पर नहीं लिया। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तो मैं तुम्हें रुद्र कहूंगा। मैं मोबाई हूँ, तुम मुझे ओल्ड मो कह सकते हो। मैं यहाँ फिर से खाऊंगा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, फिर मिलते हैं। जब मोबाई मुड़ने और जाने वाला था तो वह रुक गया और एमी की ओर देखा। छोटी लड़की, मुझे दादाजी मोबाई कहो, बौना दादाजी नहीं। ठीक है, बौना दादाजी मोबाई, एमी ने बिना अपना सिर उठाए उत्तर दिया। वह सोने के सिक्के गिनने में बहुत व्यस्त थी। शरारती लड़की, मोबाई ने अपना सिर हिलाया, घूमा और बाहर चला गया। छोटी सी बात हमेशा उसे अवाक कर देती थी, लेकिन जब वह इस पर विचार करने के लिए रुकता तो वह हमेशा सही होती। इसके अलावा वह इतनी प्यारी थी, उसके बारे में वह कुछ भी नहीं कर सकता था। रुद्र ने मेज साफ की और एमी को देखा, जो बार बार सिक्के गिन रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उसे न केवल अच्छा खाना पसंद था, बल्कि उसे पैसे भी पसंद थे। एक छोटी सी खाने की शौकीन और कंजूस, उसे एक प्यारी सी चीज के अलावा कुछ भी समझना मुश्किल था। मैग बर्तन लेकर रसोई में गया और अपने लिए दोपहर का खाना तैयार करने लगा। एक पल बाद रुद्र यंगजहॉ फ्राइड राइस की प्लेट लेकर बाहर गया और एमी को देखा, जो अभी अभी बहुत उत्साह से सिक्के गिन रही थी, सुस्त आंखों से मेज पर झुकी हुई थी। उसने रुद्र को आते हुए सुना, उदास चेहरे से उसकी ओर देखा और कहा, पिताजी, एमी बेकार है। मैं आपके लिए पैसे भी नहीं जुटा सका। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, है न? सिस्टम कोई उपकरण स्टोर नहीं है, सिस्टम ने उत्तर दिया। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आप इसे बेचते हैं या नहीं? मैं इसके पैसे चुकाऊंगा। रुद्र ने अपने ऊपरी होंठ को सिकोड़ लिया। सिस्टम कुछ देर चुप रहा और फिर रुद्र के दिमाग में एक उद्धरण आया। बेसिक डिशवॉशर, यह एक बार में 5 प्लेट और 10 चम्मच साफ कर सकता है। कीमत 3 सोने के सिक्के। ये सिस्टम वास्तव में पैसे की लालची है, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। रुद्र ने अपनी आंखें घुमाईं। उसने इस सिस्टम को समझ लिया था। फिर भी कीमत काफी स्वीकार्य थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे पूछा, इतना सस्ता? तो मुझे एक चाहिए, इसे मेरे खाते में डाल दो। फिर उसके दिमाग में शब्दों की एक और पंक्ति आई। हो गया, डिशवॉशर अपनी जगह पर है। खाना पकाने की बेंच पर पहले से ही प्लग इन किए गए सिल्वर डिशवॉशर को देखकर रुद्र की आंखें चमक उठीं। ये बहुत हाईटेक लग रहा था। उसने ऊपर का दरवाजा खोला, सिंक से कई प्लेट और चम्मच निकाले और उन्हें डिशवॉशर में डाल दिया। फिर उसने स्टार्ट बटन दबाया। 1 मिनट से भी कम समय में ऊपर का दरवाजा फिर से खुल गया और अंदर की प्लेटें पहले से ही साफ और चमकदार थीं। आधुनिक तकनीक वाकई बहुत सुविधाजनक है। रुद्र ने प्लेट और चम्मच को संतुष्ट होकर रख दिया। एमी रसोई के दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने बड़ी उत्सुकता से रुद्र की ओर देखा और कहा, पिताजी, आप मुझे क्या सिखाने जा रहे हैं? 9 गुना 9 टेबल। एमी, यही मेरा इंतजार करो, मैं कुछ कागज और कलम लेकर आता हूँ। हम आज कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, रुद्र ने जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में कोई और ग्राहक नहीं आएगा, इसलिए वह ऊपर गया और एक कलम और कागज की एक शीट ले आया। फिर वह टेबल पर बैठ गया और याद से सीढ़ी के आकार की गुणनतालिका लिखने लगा। इस दुनिया के अक्षर पृथ्वी पर मौजूद अक्षरों से स्पष्ट रूप से भिन्न थे, लेकिन सार्वभौमिक अक्षर कुछ हद तक ओरेकल बोन लिपि जैसे थे और अंक अरबी अंकों के समान थे। सभ्यता के विकास में हमेशा कुछ आश्चर्यजनक समानताएं रही हैं। रुद्र को अपने पूर्ववर्ती की स्मृति विरासत में मिली थी, इसलिए वह पहले से ही इस दुनिया के अक्षरों और भाषा में निपुण था। रुद्र को गुणन सारणी लिखते देख एमी ने कहा, पिता की लिखावट बहुत सुंदर है। उसने प्रशंसा के साथ अपने छोटे हाथों से ताली बजाई। उसने सोचा था कि लूना की लिखावट सबसे सुंदर थी, लेकिन अब उसने पाया कि उसके पिता की लिखावट और भी बेहतर थी। हर अंक किताबों पर लिखे गए अंक जैसा था। एमी की प्रशंसा और प्यार भरी आंखों ने रुद्र को महसूस कराया कि बचपन में हर दिन लिखावट का अभ्यास करने में बिताया गया उसका 1 घंटा अचानक सार्थक हो गया। आखिरकार किसी ने उसकी अच्छी लिखावट की सराहना की। वह मुस्कुराया और कहा, तो मैं तुम्हें किसी दिन लिखना सिखाऊंगा अगर तुम चाहो तो। एमी ने खुशी से सिर हिलाया। हाँ, किसी दिन मुझे सिखाओ। उसने पंक्तियों और स्तंभों पर बनी आकृतियों को देखा, थोड़ी उलझन में। पिताजी, क्या ये 9 गुना 9 की टेबल है? हाँ, रुद्र मुस्कुराया। उसने साफ सुथरी लिखी हुई सीढ़ीनुमा टेबल पर नजर डाली। पंक्तियां और स्तंभ बहुत व्यवस्थित थे और लिखावट बहुत साफ थी। फिर उसने कलम नीचे रख दी। इसमें 9 पंक्तियां और 9 स्तंभ हैं, इसलिए इसे 9 गुना 9 टेबल कहा जाता है। एमी ने पहले ही जोड़ और घटाव की मूल बातें सीख ली हैं, इसलिए इसे सीखना बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो बीच में वह छोटा सा क्रॉस क्या है? एमी ने एक्स की ओर इशारा करते हुए पूछा, थोड़ी उलझन में। इसे गुणन चिन्ह कहा जाता है और इसका मतलब गुना करके गणना करने की प्रक्रिया है। इस तरह से यह आसान है, मैग ने समझाया। उसने एमी को अपने पास बैठने के लिए कहा और फिर 9 गुना 9 टेबल को उसकी ओर धकेल दिया। केवल पिताजी ही इस 9 गुना 9 टेबल को जानते हैं। तुम्हें केवल 81 पदों को याद करने और दशमलव प्रणाली को सीखने की आवश्यकता है और फिर तुम जीवन में लगभग सभी गणनाओं को संभालने में सक्षम हो जाओगे। वाह, पिताजी बहुत ही अविश्वसनीय हैं।
पिछली बार शिक्षिका लूना ने एमी से कहा था कि गुणन सारणी सीखने के लिए मुझे 1770 पदों को याद करना होगा। एमी को केवल 100 के बारे में याद है। एमी ने रुद्र को बड़े ही सम्मान के साथ देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता की न केवल अच्छी लिखावट है बल्कि लूना की तुलना में गणना करने का एक सरल तरीका भी जानते हैं। उसे लगा कि उसके पिता बहुत अद्भुत हैं। रुद्र जानता था कि जब वह प्राचीन भारतीय ऋषियों के कंधों पर खड़ा था तो उसे दिखावा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसकी अपनी बेटी उसे बहुत प्यार करती थी। उसने मुस्कुराया और ऊपरी बाएं कोने में पहले पद की ओर इशारा किया। हम आज पहला कॉलम सीखेंगे। समय चिन्ह के बगल में ये 2 आंकड़े कारक हैं और पीछे का आंकड़ा गुणनफल है, गणना का परिणाम। रुद्र ने एमी को 9 गुना 9 टेबल की संरचना के बारे में सावधानीपूर्वक समझाया। लूना की शिक्षा के कारण उसे वास्तव में कुछ बुनियादी बातें पता थीं, कम से कम उसे हर आकृति का अर्थ पता था और जोड़ घटाव की कुछ अवधारणाएं थीं। हालांकि इस दुनिया में कोई अंक प्रणाली नहीं थी, इसलिए एमी को अंक प्रणाली का अर्थ समझाने में उसे कुछ समय लगा। सबसे सांत्वना देने वाली बात यह हो सकती है कि एमी को रुद्र के शब्दों पर कोई संदेह नहीं था, भले ही वे लूना द्वारा सिखाई गई बातों को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हों। उसने बिना किसी शर्त के उसकी बात सुनी और दशमलव प्रणाली के तहत गुणन की अवधारणा को तुरंत स्वीकार कर लिया। 1-1-1-1-2-2 एमी ने रुद्र के बाद पढ़ा। छोटी लड़की की याददाश्त बहुत अच्छी थी। उसने मैग के बाद 1 दर्जन बार पढ़ने के बाद पहले कॉलम को पहले ही याद कर लिया था। रुद्र ने लोहा गर्म होने पर ही काम शुरू कर दिया और उसे पूरी अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए उसके बाद पूरी 9 गुना 9 टेबल पढ़ने को कहा। लेकिन पिताजी, इसे याद करने का क्या मतलब है? एमी ने रुद्र की ओर देखते हुए पूछा, जो खुद कुछ बार पढ़ने के बाद थोड़ा उलझन में थी। अच्छा, ये बहुत उपयोगी है। रुद्र मुस्कुराया और गुणन तालिका की ओर इशारा किया। हमारे यंगजहॉ फ्राइड राइस में प्रत्येक 600 तांबे के सिक्के हैं और यह 6 सोने के सिक्के हैं। दादाजी मोबाई ने अभी अभी 4 प्लेटें खाई हैं, इसलिए ये 4-6 24 होगा। आप तुरंत परिणाम की गणना कर सकते हैं और आपको अपनी उंगलियां गिनने की जरूरत नहीं है। क्या ये बहुत आसान नहीं है? ये वास्तव में 24 सोने के सिक्के हैं। एमी की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसे अपने दिमाग में ये गणना करने में बहुत समय लगा था कि उसे पहले 2400 तांबे के सिक्के चार्ज करने चाहिए, लेकिन उसके पिता ने आसानी से परिणाम का पता लगा लिया था। ये 9 गुना 9 तालिका बहुत अद्भुत थी। उसने उत्साह से कहा, पिताजी, मैं सीखना चाहती हूँ। मैं ये 9 गुना 9 तालिका सीखना चाहती हूँ। अगर मैं इसमें महारत हासिल कर लूँ तो मैं वास्तव में पिताजी की मदद कर पाऊंगी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, हम आज 3 कॉलम सीखेंगे और बाकी कल। नई चीजें सीखते समय पहल और उत्साह सबसे महत्वपूर्ण थे और एमी के पास दोनों थे। मैग को यकीन था कि वह कुछ ही समय में 9 गुना 9 टेबल पर महारत हासिल कर लेगी। उसने अपना दोपहर का समय एमी को 9 गुना 9 टेबल याद रखने में बिताया। मोबाइल के अलावा कोई भी उसके रेस्तरां में नहीं आया। इससे पता चलता था कि अदन स्क्वायर का ये कोना कितना अलग थलग था। फिर भी तले हुए चावल की 4 प्लेटें बेचने के बाद रुद्र को काफी राहत महसूस हुई। कम से कम उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि यहाँ के लोगों को इसका स्वाद पसंद नहीं आएगा। मोबाइल की प्रतिक्रिया से उसे पता चल गया था कि तले हुए चावल का मांसपेशियों पर जो असर हुआ था उसका असर उस पर भी हुआ था, इसलिए शायद वह नियमित हो जाए, जो बहुत अच्छी खबर थी। 3-4-12, 3-5-15, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6 बहुत मुश्किल है। एमी ने रुद्र की ओर देखा, थोड़ा परेशान। ये 5वीं बार था जब उसे यहाँ नाकाम किया गया था। उसकी आंखों में आंसू थे। ठीक है, तो चलो 3-5-15 पर यहीं रुकते हैं। एमी बेबी पहले से ही बहुत शानदार है। आमतौर पर बहुत कम बच्चे पहली बार में पहला कॉलम याद कर पाते हैं। हम बाकी कल याद करेंगे। इसे चरणबद्ध तरीके से करना सबसे अच्छा है। रुद्र ने कागज उठाया और मुस्कुराते हुए एमी के बालों को सहलाया। इससे उसे एक वीडियो याद आ गया जो उसने अपने पिछले जीवन में देखा था, जिसमें एक छोटी लड़की रो रही थी और 9 गुना 9 टेबल याद करने की कोशिश कर रही थी। निश्चित रूप से एक ही उम्र में हमेशा एक ही तरह की समस्याएं सामने आती थीं। सच में एमी ने सोचा था कि रुद्र उसे डांटेगा, लेकिन जब उसके पिता ने कहा कि वह अन्य बच्चों से बेहतर है तो उसकी आंखें फिर से चमक उठीं। रुद्र ने एमी की आंखों में देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। जरूर, पिताजी ने तुमसे कब झूठ बोला? एमी ने सिर हिलाया। मुझे पता है, पिताजी एमी से कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मैं कल बाकी सब याद करने की पूरी कोशिश करूंगी। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरा भाव और एक चमकदार मुस्कान दिखाई दी। रुद्र ने काउंटर के पीछे 9 गुना 9 की टेबल रख दी। दोपहर का भोजन हो चुका था, इसलिए किसी के आने की संभावना बहुत कम थी। उसने एमी के बालों पर नजर डाली जो थोड़े अस्त व्यस्त थे। दरवाजे पर जाकर खुला का साइन पलटा और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर उसने एमी का छोटा सा हाथ पकड़ा और कहा, आओ पापा तुम्हें नहलाएंगे और तुम्हें एक साफ सुथरी छोटी परी बना देंगे। क्या हमें पहले गर्म पानी तैयार करना होगा और लकड़ी का बैरल लेना होगा? एमी ने रुद्र की ओर देखते हुए पूछा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं, हमारे पास पाइप से गर्म पानी आ रहा है और ऊपर एक बाथटब है, रसोई के नल की तरह। एमी ने बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछा। जिस चीज को उसके पिता नल कहते थे वह बहुत जादुई थी। अगर उसे घुमाया जाता तो ताज़ा और मीठा पानी निकलता। ये जादू जैसा था।
रुद्र ने सिर हिलाया। हाँ। फिर उसने उसका छोटा सा हाथ पकड़ा और ऊपर चला गया। एमी अभी अपने आसपास की दुनिया को जानना शुरू ही कर रही थी, इसलिए उसे घर में केवल आधुनिक चीजों के बारे में ही जिज्ञासा थी और वह ज्यादा उलझन में नहीं थी। हालांकि वह पहली बार बाथटब देख रही थी, लेकिन एमी को इसकी आदत बहुत जल्दी हो गई। वह बाथटब में बैठ गई, अपने दोनों पैर हिलाते हुए और सफेद बुलबुले को अपने हाथों में थामे हुए खिलखिलाती हुई। रुद्र की ओर देखते हुए उसने खुशी से कहा, पिताजी, ये बाथटब बहुत मजेदार है और इन बुलबुलों की बहुत अच्छी और सुखद खुशबू है। हाँ, ये नहाने के लिए बॉडी वॉश है और मेरे हाथ में बाल धोने के लिए शैम्पू है। तुम्हारे बाल धुलने के बाद साफ हो जाएंगे और उनमें से खुशबू आएगी, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अनाड़ीपन से अपने हाथों से एमी के बालों पर शैम्पू रगड़ा और धीरे से कहा, अपनी आंखें बंद करो। अगर ये तुम्हारी आंखों में चला गया तो तुम बहुत असहज हो जाओगी। ठीक है, एमी भी पिता की तरह अच्छी खुशबू चाहती है। उसने आज्ञाकारी ढंग से अपनी आंखें बंद कर लीं। रुद्र ने एमी के बालों को धीरे से रगड़ा। वह भले ही अनाड़ी था, लेकिन वह बहुत सावधान था। उसने सावधानी से उन बालों को अलग किया जो आपस में चिपके हुए थे। दरअसल एमी के बाल बहुत मुलायम थे। बच्चों को नहलाना और उनके बाल धोना वाकई बहुत आसान नहीं था। एमी को नहलाने के बाद रुद्र के कपड़े लगभग भीग चुके थे। उसने एमी को देखा, जो नहाने के तौलिए में लिपटी हुई थी और उसकी छोटी सी ड्रेस एक तरफ थी। वह थोड़ा चिंतित हो गया। उसने संकोच से पूछा, सिस्टम, क्या तुम कपड़े बेचते हो? आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।